देखकर आंखों में आंसू लिए बोली, आप दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो, मेरी यही दुआ है बप्पा से। शिवाक्षी काकी के गले लग गई और रोने जैसी हो गई थी। उसके बाद वो दोनों शिवाक्षी के आई बाबा के सामने जाकर खड़े हो गए। शिवी जैसे ही झुकने लगी, शिवी के बाबा ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके सामने हाथ जोड़कर लाचारी से बोले, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। तेरे साथ कैसा बर्ताव किया वैसा कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता होगा, पर किसी ने मुझे समझाया कि अपनी एक बेटी को तो हमेशा के लिए। नाइट मोड 15%। खो चुके हो, अब दूसरी के साथ ऐसा मत करना, उसे पूरा प्यार देना, कहीं वो भी आपके दिल से दूर न हो जाए और फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इतना कहकर शिवी के बाबा ने रुद्रम की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के खड़ा था। शिवी की आंखें भर आई, उसने प्यार से रुद्रम की तरफ देखा और अपनी आई के पास चली गई। विद्या जी ने भी उन दोनों के आगे हाथ जोड़ लिए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। शिवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके गले लग गई। आज कई सालों बाद दोनों माँ बेटी मिली थी और खूब जमकर रोए जा रही थी। रुद्रम से शिवी का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बेचैन हुए जा रहा था। उसने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ लिया। शिवाक्षी अपनी आय से दूर हुई, तभी विशु भागता हुआ उसके पास आया और बड़े प्यार से बोला, शिवू, अब तो सब ठीक हो गया और तेरी शादी भी हो गई है, तो अब चले, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सुला देना, मैं थक गया हूँ, आज इतना काम किया ना। चल अपने रूम में चलते हैं। विशु की बात सुनकर शिवाक्षी को और रोना आ रहा था। वो लाचारी से सिर झुकाकर खड़ी थी। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काकी आगे आए और विशु को अपने साथ ले जाने लगी, पर विशु ने कसकर शिवाक्षी की साड़ी को पकड़ लिया और जोर से बोला, छोड़ो, मुझे दूर रहो, मुझे सिर्फ शिवू चाहिए। शिवू चलना, मुझे नींद आ रही है, सुला देना। शिवाक्षी कुछ बोल नहीं पा रही थी, तभी ज्योति जी बोली, रमा जी, वैसे तो हम दहेज में यकीन नहीं रखते, पर आज दहेज के रूप में शिवाक्षी के साथ इस नन्हे से विशु को आपसे मांगते हैं, क्या आप देंगी इसे हमें? शिवाक्षी और काकी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। रीति और रेयाश आगे आए और विशु को रेयांश ने अपनी गोद में उठा लिया और बोला, काकी ये चैंप तो आप हमें दे दीजिए, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे हम सब। रीति, हाँ काकी, हमारा तो दिल आ गया है, विशु पर प्लीज मान जाए ना। काकी ने शिवाक्षी की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। काकी ने हाँ कह दिया। सब लोग खुश हो गए और विशु भी खुशी से रेयांश को चूमने लगा। रेयांश ने उसे नीचे उतारा तो विशु शिवी के पैरों से लिपटकर उसे प्यार से देखने लगा। शिवी ने उसके माथे पर हाथ रख दिया और कहा, तू चलेगा ना मेरे और हैंडसम अंकल के साथ, हमेशा हमारे रहेगा ना? विशु, हाँ मुझे भी आप सभी चाहिए हो। शिवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर तक सभी ने खाना खाया, उसके बाद शिवी की विदाई का समय हो चुका था। शिवी ने आश्रम के सभी बच्चों को अपने गले लगाया और रोने लगी। आज सभी बच्चे भी रो रहे थे, उनकी शिवू उन्हें छोड़कर जा रही थी। वहां मौजूद हर एक इंसान आंखों में आंसू लिए वो नजारा देखकर शिवी काकी के गले लगकर बुरी तरह से रोए जा रही थी। काकी की भी हालत खराब हो रही थी। इतने सालों तक उन्होंने शिवी के साथ गुजारा और आज वो उन्हें छोड़कर जा रही हैं। शिवाक्षी का रोना बढ़ता जा रहा था। उधर रुद्र की सहनशक्ति अब खत्म होने लगी थी। वो कब से खुद को रोक रहा था, पर अब हद हो रही थी। उसने कसकर शिवाक्षी की बाजू को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, कहा ना मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा, बस करो अब मत रो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, समझ क्यों नहीं रही हो? शिवाक्षी आंखों में पानी भरकर उसे देख रही थी। उसने रुद्रम का हाथ झटक दिया और अपने आश्रम को देखने लगी, जहां उसकी कितनी यादें थी। उसने एक एक बच्चे को कितनी मेहनत से लाया था और उनकी हर इच्छाओं को पूरा किया था। सब कुछ कितना खूबसूरत था इस सौगात आश्रम में, जहां सिर्फ प्यार और सुकून मिलता है। रुद्रम ने शिवाक्षी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। पाटिल ने गाड़ी का गेट खोला और रुद्रम ने शिवाक्षी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। बाकी सब लोग भी गाड़ियों में बैठ गए और एक एक करके सबकी गाड़ियां वहां से चली गई। शिवाक्षी मुड़ कर अपने आश्रम, बच्चों और काकी को देख रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था और वो रो भी रही थी। उनकी गाड़ी अब काफी आगे बढ़ गई थी। कार में एकदम खामोशी से हुई थी, बस शिवाक्षी की रोने की आवाज आ रही थी, जिससे रुद्रम साहब को गुस्सा आ रहा था। उसने एक बटन दबाया और सारे पर्दे गिर गए। रुद्र ने शिवाक्षी के चेहरे को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्यों परेशान कर रही हो खुद को और मुझे? देखो कितना लाल हो गया है तुम्हारा चेहरा, अब तो रुक जाओ, कहीं नहीं जा रहा है, आश्रम जब चाहो तब यहाँ आ जाना, मिल लेना सबसे, पर फिलहाल के लिए चुप हो जाओ। शिवाक्षी रोनी सूरत लिए बोली, पर अभी रोना आ रहा है, उसका क्या करूं? रुद्रम, मैं हूं ना हर मर्ज का दवा। इतना कहते ही रुद्र उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगा। शिवी शर्म से पानी पानी हो रही थी, उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर हमला किया जा रहा था। कुछ देर बाद रुद्रम ने उसे छोड़ा और नशे से बोला, वैसे नौवारी साड़ी खोलने में काफी दिक्कत हो सकती है, स्माइल विद हॉर्न्स। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी शर्म से लाल हो गई और बोली, बदमाश बनते जा रहे हैं आप। रुद्रम, आज पहली बार पता चला क्या? वो हसीन रात याद नहीं है क्या, रस भरी
अरे हाँ, उस रात तुम पर तरस खाकर थोड़ी रहमी दिखा दी थी, पर कोई बात नहीं, आज कोई रहम नहीं होगा, आज तो बस बेरहमी ही होगी सीएम साहब की। शिवाक्षी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और रुद्रम ने उसे अपने सीने पर लगा दिया। कुछ देर बाद सभी गाड़ियां गायकवाड़ विला में पहुंच गई। उनके आते ही ढोल नगाड़े बजने लगे। ज्योति जी पहले ही विला के अंदर चली गई। पाटिल ने गेट खोला तो रुद्रम एक राजा की तरह अपनी रानी का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर आया। शिवाक्षी नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए चुपचाप सहमी हुई उसके पास खड़ी थी। विशु खुशी से उछल रहा था उस विला को देखकर। रुद्र और शिवाक्षी आगे बढ़े और विला के गेट पर ज्योति जी आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनके आते ही उन दोनों की आरती उतारी गई और शिवाक्षी कंकु कुमकुम की थाल में पैर रखकर अपने पैरों के निशान पूरे घर में छापने लगी। दुल्हा दुल्हन बंगलों के अंदर आए। ज्योति जी, अब रात हो चुकी है, सब लोग थक भी गए हैं, तो बाकी की सभी रस्में कल की जाएगी। रीति, जाओ तुम्हारी वहिनी को उसके कमरे में ले जाओ। रीति आगे आई और शिवाक्षी के हाथ को पकड़कर बोली, आइए वहिनी। शिवाक्षी का दिल उसके बस में नहीं था, वो रीति के साथ साथ चलती जा रही थी। लॉबी से होते हुए वो दोनों एक कमरे के सामने पहुंच गए। रीति ने डोर खोला और शिवी का हाथ पकड़कर उसके अंदर ले गई। रूम में आते ही शिवाक्षी हैरान रह गई। पूरा कमरा सजा हुआ था, बेड पर भी गुलाब के फूलों बिखरे हुए थे, रूम में डीम लाइट जल रही थी। कमरे में एक हसीन खुशबू आ रही थी जिससे कोई भी बहक जाए। रीति ने देखा शिवी घबरा रही थी तो वो उसके पास आई और उसकी थोड़ी पकड़कर प्यार से बोली, आज से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, घबराए मत, सब कुछ भाई के ऊपर छोड़ दीजिए, हम सब जानते हैं कितना प्यार करते हैं वो आपसे, वही कल मिलते हैं, ऑल द ईयर। इतना कहकर रीति तेजी से रूम से बाहर चली गई और डोर को बंद कर दिया। शिवाक्षी पूरे कमरे को देखकर शर्मा रही थी। हालांकि उसके और रुद्रम के बीच पहले से ही पति पत्नी वाले रिश्ते हैं, उन दोनों के बीच कुछ बाकी नहीं रहा था, पर फिर भी उसे अपने रुद्रम साहब से शर्म आ रही थी। शिवाक्षी सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए, बेड पर बैठ जाएं या यहीं खड़ी रहकर सीएम साहब का इंतजार करना चाहिए। वो सोच ही रही थी कि तभी डोर खुलने की आवाज सुनाई दी। शिवी सहम गई और चुपचाप खड़ी हो गई। रुद्रम गेट खोलकर रूम के अंदर आया। सबसे पहले उसे सामने पीठ करके खड़ी उसकी रसभरी दिखाई दी। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रूम का डोर लॉक कर दिया और पूरे कमरे की खूबसूरती को देखने लगा। रुद्रम धीमे कदमों से शिवी की तरफ बढ़ने लगा। शिवी की धड़कनें तेज होने लगी थी जैसे जैसे रुद्र उसके करीब आ रहा था। रुद्रम उसके एकदम पास आ गया और उसके लटकते पल्लों को पकड़कर उसकी महक लेने लगा। उसकी आंखों में नशा छाने लगा था। दूसरे हाथ को उसने शिवी की कमर पर रख दिया और बड़े नशीले अंदाज में हाथ फेरते हुए उसके गोरे से पेट पर ले गया और फेरने लगा। शिवाक्षी बहकने लगी थी और आंखें बंद किए उसकी छून को महसूस करने लगी। रुद्रम ने कसकर उसका पेट दबा दिया। शिवी की कराह निकल गई। रुद्रम ने उसके अपनी तरफ घुमाया। रुद्रम की आंखों में तलब नजर आ रही थी। उसने अपनी खतरनाक निगाहों से शिवी के झुके हुए चेहरे को देखा और बोला, आप कहाँ जाओगी बचकर? बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, बहुत। हर बार मुझसे दूर जाने की कोशिश, मुझसे बगावत करने की कोशिश की है मेरी रसभरी ने, पर अब तुम कहीं नहीं जा सकती, अब तो यूं रहना होगा उम्र भर। शिवाक्षी ने अपनी नजरें उठाकर उसके आकर्षक चेहरे को देखा और प्यार के नशे में चूर होकर बोली, अब कहीं जाना भी नहीं चाहती, बस आपकी होकर रहना चाहती हूँ, मुझे खुद में बसा लो, अपना बना लो हमेशा के लिए मेरे रुद्रम साहब। शिवाक्षी की बात और नशीली आवाज सुनकर रुद्रम अपना होश खो बैठा। उसने कस लिया पीछे से, शिवी के बाल पकड़ लिए और उसके होठों पर टूट पड़ा। आज दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चूम रहे थे। रुद्रम शिवी पर हावी हो रहा था, वो उसे चूमता हुआ कभी दीवार से टकरा रहा था तो कभी अलमारी से। दोनों होश खोकर एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे। रुद्रम ने उसे दीवार से सटा दिया गया, उसके पल्लों को एक झटके से उतार दिया। शिवाक्षी तेज तेज सांस ले रही थी, उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। रुद्रम ने अपना शाही शॉल नीचे गिरा दिया और सीधा शिवी के गले में घुस गया और वहां है चूमने लगा और काटने लगा। शिवाक्षी की सिसकियां निकलने लगी थी। उसने कसकर रुद्रम के बालों को पकड़ लिया। रुद्रम रुका। उसने शिवाक्षी का हार निकालकर जमीन पर गिरा दिया, मुंह से उसके कानों के झुमके खोल दिए और कान को तेज काट लिया। पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को शिवी के ऊपर नीचे होते पेट पर फेरने लगा। शिवाक्षी गहरी सांस ली। रुद्रम ने उसके पेट में अपना मुंह घुसा दिया और उसे चूमने लगा। रुद्रम ने जोर से शिवाक्षी के पेट को पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। शिवाक्षी जमीन पर थी, दीवार से सटी हुई, और रुद्रम उसके पेट में मुंह डालकर उसे महसूस कर रहा था। रुद्रम पागल हो चुका था, अपनी सारी हदें लंघ रहा था। कुछ देर बाद वो तेज सांस लेते हुए शिवाक्षी के चेहरे के पास आया। शिवी ने आपके दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया और दोनों बेतहाशा जुनून से एक दूसरे को देखने लगे। नाइट मोड 10%। रुद्रम फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा। उसका दबाव भारी पड़ रहा था और शिवी दीवार से सटती जा रही थी। शिवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब रुद्रम रुका। वो अपनी जगह से खड़ा होकर नीचे बैठी शिवी को नशे से देखने लगा। शिवी की आंखों में भी सिर्फ और सिर्फ नशा और प्यार था।
शिवी को बेहद नशे से देखते हुए अपने कुर्ते को उतार कर फेंक दिया। रुद्र का सीना देखकर शिवी के गले का पानी सूखने लगा। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसके झटके से खड़ा कर दिया और धक्का लगाकर दीवार से सटाकर रुद्रम ने अपने मुंह से शिवाक्षी के ब्लाउज को खोल कर फेंक दिया। शिवाक्षी की तो हालत खराब हो रही थी। शर्म से उसने आंखें बंद कर दी और रुद्रम ने उसके सीने को चूमना शुरू कर दिया। सिसकियां ले लेकर शिवी थक चुकी थी। तभी रुद्र उसके कान में धीरे से पर जुनून से बोला, अभी से मत थको, सफर अभी काफी लंबा है मेरी जानफाया। रुद्रम के हाथ शिवाक्षी की साड़ी की प्लेट्स तक पहुंच गए और उसने सारी प्लेट्स को निकाल दिया और साड़ी ढीली हो गई। रुद्रम ने उसकी साड़ी भी निकाल दी और अब शिवी उसके सामने जिस रूप में भी वो काफी था रुद्रम को पागल बनाने के लिए। उसने शिवाक्षी को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में देखता हुआ उसे बेड पर ले गया और हौले से बेड पर लेटा दिया। वो भी बेड पर चढ़ गया और शिवी के मेहंदी लगे पैरों को चूमने लगा। शिवाक्षी शर्मीली मुस्कान लिए बेड पर सिमट रही थी और सीएम साहब दीवाने हुए जा रहे थे। रुद्रम आगे बढ़ता जा रहा था और चूमते हुए उसके पेट पर पहुंच गया। उसने शिवी के हाथों में चूड़ियां निकाल दी और उसके हाथों को बेड पर फैला दिया और उसके ऊपर लेट गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर शिवी को उस पर बहुत प्यार आया। उसने अपना मुंह ऊपर किया और रुद्रम के पतले होठों को चूमने लगी। अब रुद्रम भी उस पर हावी होने लग गया। रुद्रम के हाथ उसके बदन पर चल रहे थे और उसने शिवाक्षी के अपर इनरवियर को भी उतार दिया। रुद्रम उससे दूर हुआ। उसने शिवाक्षी के लोअर कपड़ों को भी निकाल दिया। संपूर्ण शिवाक्षी रुद्रम के सामने थी। उसे अपनी जुनूनी निगाहों से देखते हुए रुद्रम ने अपने भी बचे कुचे सारे कपड़े उतार दिए। शिवाक्षी ने उसे यूं देखा तो अपना मुंह फेर लिया। रुद्रम ने बेड पर पड़ी गुलाब की पंखुड़ियों को अपने हाथों में लिया और शिवाक्षी के गोरे बदन के हर हिस्से पर गिराने लगा। शिवाक्षी शर्म से सिमटती जा रही थी। रुद्रम उसके ऊपर चढ़ाया। उसने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, तुम सोच भी नहीं सकती इतना। शिवाक्षी मदहोशी से बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं सीएम साहब। रुद्रम अपनी बेचैन तड़पती नजरों से उसे देखते हुए उसमें समा गया। दर्द भरी चीख कमरे में गूंज उठी और धीरे धीरे शिवाक्षी और रुद्रम अपने प्यार के सफर पर चल पड़े। जितनी रात गहरी होती जा रही थी उतना ही रुद्रम का जोश और जुनून बढ़ रहा था। शिवाक्षी की सिसकियां उसकी गवाह थी। दोनों का प्यार एकदम चरम पर पहुंच गया था। शिवाक्षी थक कर चूर हो चुकी थी और उससे दूर जाने लगी, पर रुद्रम उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो तो भूल चुका था कि सामने नाजुक सा फूल है। रात के 2 बजे रुद्रम रुका। उसने अपना माथा शिवी के माथे से भिड़ा दिया और दोनों तेज तेज सांस लेने लगे। कुछ देर तक सांस लेने के बाद रुद्रम दोबारा शुरू होने लगा तो शिवी ने उसे धक्का लगा दिया और बेड पर सिमट कर बैठ गई। रुद्रम अपनी कातिल निगाहों से उसे देखता हुआ उसके करीब जाने लगा और बोला, आओ मेरे पास आओ, आओ ना। रुद्रम की कातिल मुस्कान और चेहरे को देखकर शिवाक्षी डर रही थी। उसने खुद को तकिए से कवर किया और बोली, बस करो अब, सो जाओ और सोने दो। रुद्र तिरछा मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरी रसभरी आज नहीं रुकना है। आज तो तुम्हारी हर बेरुखी का हिसाब लेना है। आओ अपने सीएम साहब के पास आओ, वरना। शिवाक्षी हकलाते हुए बोली, वरना क्या? हाँ बोलो, वरना क्या? रुद्रम ने उसकी टांग पकड़कर खींच लिया और उसे अपने नीचे दबोच लिया। दोनों का प्यार फिर से शुरू हो गया। शिवाक्षी ने भी अब कोशिश करना छोड़ दिया और उसके प्यार को झेलने लगी। मुंबई के मलाड एरिया में एक पुरानी की बिल्डिंग थी जिसका काम काफी सालों से रुका हुआ था। उसी बिल्डिंग के 10वें माले पर लूकस गुस्से में तिलमिला रहा था। वो उस अजीब और डरावनी जगह पर इधर से उधर टहल रहा था। उसने उसके पैरों के पास न जाने कितनी ही शराब की बोतल्स टूटी फूटी पड़ी थी। सामने एक और आदमी खड़ा था जो परेशानी से कुछ सोच रहा था। लूकस रुका और अपने सामने रखी लकड़ी की टेबल पर जोर से मुक्का मारकर अपने दांत पीसते हुए बोला, इस सीएम ने तो अपना काम ही रोक दिया है। मुझे कैसे भी करके इंडिया से बाहर जाना है, पर इसने पूरे स्टेट की बॉर्डर सील कर दी। बिना चेकिंग के किसी को जाने ही नहीं दे रहे हैं। गलत तरीके से भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे सारे आदमी जो इंडिया के बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन थे उन्हें तो इस सीएम ने जेल भेज दिया है। अब यहाँ कोई वफादार नहीं बचा है। कैसे जाऊँ मैं इंडिया से बाहर? क्या करूँ? मेरे रास्ते के ये 2 कांटे हैं, इन्हें कैसे हटाऊं? लूकस की बात सुनकर सामने खड़े आदमी की आंखें छोटी हो गई। उसके दिमाग में कुछ आने लगा। वो गहरा सोचते हुए बोला, मिस्टर लूकस, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या इस सीएम और उस गुमनाम आदमी में? लूकस हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? आदमी देखिए, वो गुमनाम आदमी दुनिया से उन्हीं आतंकवादियों को मार रहा है जिनका कनेक्शन इंडिया से है। मतलब वो इंडिया के लिए काम कर रहा है। और एक ये सीएम है जो अपने राज्य में से उन्हीं आदमियों को पकड़ा रहा है जो कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे और अपने से मिले हुए थे। आज वो सब के सब जेल की चक्की पीस रहे हैं और इधर हम लोग फंसे हुए हैं। आप कुछ समझ रहे हैं? लूकस का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से से कहा, कहीं ये 2 आदमी एक ही तो नहीं? कहीं वो गुमनाम आदमी ही ये सीएम तो नहीं? या फिर ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और इंडिया के लिए काम कर रहे हैं?
कुछ तो बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे तो इस सीएम पर आते ही शक हो गया था, ये कुछ अलग ही आदमी है। मुझे शिंदे ने भी बताया था कि उसका जीना हराम कर दिया है। इस सीएम ने उसके सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए हैं और बाकी नेताओं ने भी मुझे कहा था, पर उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा जवान खून है लगी होगी, ईमानदार बनने की सनक, तभी ऐसा कर रहा होगा। पर मुझे क्या पता था कि ये तो बहुत बड़ी गेम प्लान कर रहा था हम सबके खिलाफ। ब्लडी मैन, वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। ये उसका ही प्लान था कि मैं इंडिया में आऊं और वो मुझे पकड़ ले। ओ शीट, मैं उसके प्लान में फंस गया हूँ। उसने अपनी चालाकी चल दी। मुझे कैसे भी करके इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, वरना वो मुझे छोड़ेगा नहीं। लूकस की बात सुनकर वो आदमी भी घबरा गया और बोला, मिस्टर लूकस, मैंने बहुत पता किया है, पर हम बिना चेकिंग के बाहर नहीं जा सकते हैं, और आपकी चेकिंग हुई तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा सबको पता है। सारे देशों की पुलिस आपको ही तो ढूंढ रही है। अब हम कुछ और सोचना होगा। लूकस, इस सीएम को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे सारे काम खराब कर दिए हैं। अगर ये सीएम और वो गुमनाम आदमी एक ही इंसान है तो हमें इसे मारना ही होगा, वरना वो मुझे मार देगा। वैसे भी इंडिया में मेरे पास कोई पावर नहीं है, जो भी है इंडिया से बाहर ही है और बाहर मैं जा नहीं पा रहा। आदमी, सुना है सीएम की शादी हुई है आज ही, वो भी बड़े चुपके चुपके। किसी को उसकी बीवी की शक्ल तक पता नहीं चली है। सीएम का आज तक का हिस्ट्री बोलता है कि वो लड़कियों से दूरी बनाकर रखता है, पर उसने शादी कैसे कर ली, क्या बात है? लूकस के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वो राक्षस की तरह हंसते हुए बोला, लव 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 एंड लव। इस सख्त सीएम को लव हुआ है, तभी तो शादी कर बैठा अपनी माशूका से। जॉनी, एक बात तो है, ये लव अच्छे अच्छों को डुबाता है। तो अब बारी है अपने सीएम की। कितना भी मजबूत आदमी क्यों न हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है, और देख, इस सीएम की कमजोरी इसकी बीवी ही होगी। पता कर इनके बारे में, छोटी से छोटी बात मुझे बता, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, तो इंडिया में रहकर इस देशभक्त को बर्बाद तो कर ही सकता हूँ। जॉनी, मिस्टर लुकस पर जहां तक इसके बारे में सुना है कि ये आदमी बहुत डेंजरस है, इसका गुस्सा बहुत बुरा है। इसने इतनी बड़ी चालाकी की है, इतने खतरनाक काम किए हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी बीवी की सुरक्षा के लिए भी कुछ खास ही किया होगा, क्योंकि है तो इसका प्यार ही। और इस सीएम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, तो इसकी बीवी तक पहुंचना तो और भी मुश्किल होगा। लूकस, बात तो तेरी एकदम सही है, हमें भी कोई बहुत बड़ा प्लान बनाना होगा, कोई गहरी चाल चलनी होगी, तभी वो सीएम हमारे जाल में फंसेगा। मुझे उसे किसी भी कीमत पर बर्बाद करना है, बहुत बुरी मौत मारना है, और वो मैं करके रहूंगा। इतना कहकर लूकस राक्षसी हंसी हंसने लगा। उसके चेहरे पर शैतान हावी हो रहा था। उसे अब सीएम को किसी भी कीमत पर हासिल कर उसे मारना था। वो कोई बड़ी साजिश रचकर उसे बर्बाद करेगा। ये काली रात गुजर गई। अगली सुबह पूरे विला में धूमधाम मची हुई थी। ज्योति जी सभी नौकरों को ऑर्डर दे रही थी और काम करवा रही थी। शेखर जी लाल कुर्ता पायजामा पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। रीति और रेयांश भी तैयार होकर विशु के साथ बातें कर रहे थे। रुद्रम और शिवाक्षी अभी भी अपने कमरे में ही थे। विशु रीति की गोद में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। अचानक उसे शिवी की याद आई और वो बोला, शिवू कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो तो सुबह जल्दी उठ जाती है, पर आज तो अभी तक आई ही नहीं है। रेयांश और रीति को हंसी आ गई और रीति उसके गाल को चूमते हुए बोली, तुम्हारी शिवू और हमारी वहिनी अपने रूम में है अपने पति के साथ। कल उनकी शादी हुई थी ना, तो वो थक गई होगी, इसलिए अभी तक सो रही है। विशु, अरे उसे हैंडसम अंकल के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया? वो पक्का उसे परेशान कर रहे होंगे, मेरी भोली शिवू। विशु की बात सुनकर रीति और रेयांश हैरान रह गए। रेयांश को खांसी आ गई और वो अपना फोन चलाने लगा। रीति ने बात को संभालते हुए कहा, अब वो दोनों साथ में ही रहेंगे, तुम गेम पर ध्यान दो। विशु, मैं शिवू को बुलाकर लाऊं, वो मुझे याद कर रही होगी। रीति, अरे नहीं नहीं, वो आ जाएंगी, तुम गेम खेलो। विशु ने मुंह बिगाड़ा और गेम खेलने लगा। आज शिवाक्षी और रुद्रम के और कुछ रस्में होने वाली थी, जिसकी तैयारी धूमधाम से चल रहा थी। सामने खिड़की से उसके चेहरे पर तेज धूप आ रही थी। शिवाक्षी उठने लगी, तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे बुरी तरह जकड़ा हुआ था। शिवी ने पलटकर देखा कि रुद्रम उसे पकड़ा हुआ था। शिवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पलटकर वो भी रुद्र के सीने से लग गई। रसभरी, क्या बात है, कल कुछ कमी रह गई थी क्या? कहो तो आज उसे पूरा कर देता हूँ। रुद्रम की शैतानी बात सुनकर शिवाक्षी ने उसके सीने में अपना मुंह घुसा दिया और धीमे से बोली, आप भी ना हद ही करते हैं। आपका नाइट मोड 10% गुस्सा भी बेहद है और आपका प्यार भी बेहद। रुद्रम ने आंखें खोली और उसके माथे को चूम कर बोला, मैं खुद बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, अब धीरे धीरे तुम अपने सीएम साहब को जानोगी। शिवाक्षी ने कसकर रुद्रम को पकड़ लिया और बोली, अपने वादे को कभी मत भूलना, वरना याद है ना मैं क्या करूंगी। रुद्रम, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे धमकी दे सके, पर तुम बहुत बगावती हो। चलो अच्छा है, वादा किया है, पूरा जरूर होगा। शिवाक्षी मुस्कुराने लगी, तभी उसे याद आया कि उसका ससुराल में पहला दिन है। वो तो चौंक गई। शिवाक्षी जल्दी से उससे दूर जाने लगी, तभी रुद्रम हैरानी से बोला, क्या हुआ शिवाक्षी? वक्त देखिए क्या हो रहा है।
रुद्रम जैसे पीछे पलटकर अपने फोन को देखने लगा, उतने में शिवाक्षी मौके का फायदा उठाकर चादर को लपेटकर बेड से उठ गई और बिना रुके तेजी से बाथरूम में भाग गई। रुद्रम तो उसे देखता ही रह गया, कितनी तेज है ये लड़की। चालाकी से भाग गई क्योंकि उसे पता था रुद्र उसे छोड़ने वाला तो था नहीं। रुद्रम शैतानी मुस्कान लिए बेड पर बैठ गया, तभी उसकी नजर खुद पर पड़ी तो वो जोर से बोला, खुद को कवर करने के लिए अपने सीएम साहब के साथ ये सब किया तुमने? हाथ लगो, बताता हूँ तुम्हें। बाथरूम में खड़ी शिवी उसकी बात सुन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रुद्रम बेड से खड़ा हुआ, उसने अलमारी से एक पैंट निकालकर पहन ली, तभी उसका फोन बजने लगा। रुद्रम ने बेड के पास जाकर अपना फोन उठाया, तभी सामने से अमित बोला, जय हिंद सर। वो लूकस आपके और वहिनी के बारे में पता करने की कोशिश करने में लगा है। अभी तक वहिनी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। पूरी दुनिया बेचैन है जानने के लिए कि सीएम की बीवी है कौन। रुद्रम के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो बोला, सबकी बेचैनी और बढ़ने दो। उस कुत्ते लूकस को थोड़े चक्कर और लगाने दो, क्योंकि सीएम की बीवी अभी इतनी जल्दी दुनिया के सामने नहीं आएगी। उस बेवकूफ को लग रहा है कि सीएम की कमजोरी उसे पता चल गई है और अब वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, पर उसे ये नहीं पता कि जो मेरी कमजोरी है वही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत भी नहीं। अमित भी मुस्करा रहा था, उसे पता था उसके सर कितने बड़े चालाक किस्म के इंसान हैं और अपने मामले में बेहद स्वार्थी भी। अमित सर, अभी आपको सीक्रेट प्लेस पर आना होगा, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है और चीफ का होना जरूरी है। रुद्रम ने कॉल कट करके अलमारी से शर्ट निकालकर पहन ली और देखा शिवी अभी तक बाथरूम में थी। रुद्रम अपने रूम के पूल की तरफ गया, उसने एक बटन दबाया तो सारा पानी गायब हो गया और एक छोटा सा दरवाजा खुला। रुद्रम उसके अंदर चला गया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। बाथरूम में शिवी नहाकर अपने बदन को पोंछ रही थी, तभी उसे याद आया कि वो बिना कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई थी और अब उसे बाहर जाने में शर्म आ रही थी। शिवाक्षी ने तौलिया लपेट लिया और थोड़ा सा डोर खोलकर रुद्रम को आवाज देने लगी, पर कोई जवाब नहीं मिला। शिवी को लगा वो रूम में नहीं है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल आई और चारों तरफ देखने लगी, वहां कोई नहीं था। शिवी ने चैन की सांस ली, अलमारी के पास आई, उसने डोर खोला तो चौंक गई। उस अलमारी में शिवी की जरूरत के सभी सामान सेट किए गए थे। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाक्षी ने एक लाल सिंदूरी रंग की साड़ी ली और उसे पहनने लगी। साड़ी पहनकर वो कांच के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने बालों को ठीक किया और ड्रेसिंग टेबल पर रखे गहने पहनने लगी। कुछ देर बाद वो एकदम तैयार होकर खड़ी थी। उसने रूम की हालत देखी तो उसे शर्म आ गई। उसने जल्दी से रूम को ठीक किया और जमीन पर पड़े गहने और कपड़ों को ठीक से रख दिया। तभी उसकी नज़र बेड के बगल पूल पर पड़ी जिसमें पानी की एक बूंद नहीं थी। वो हैरान हो गई क्योंकि जहां तक उसे याद है कल रात को तो पूल में पानी भरा हुआ था, फिर अभी कहाँ चला गया। शिवाक्षी सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होने लगा। शिवी अपने ख्यालों से बाहर आई और डोर खोलने लगी। उसके सामने रीति खड़ी हुई थी जो मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर शिवी भी मुस्कुरा दी। रीति, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, वहीं पर आए आपको बुला रही है, अभी कुछ रस्में बाकी है ना। शिवाक्षी, मैं बस आ ही रही थी। रीति, भाई कहाँ है, उन्हें भी बुला दीजिए। शिवाक्षी, वो तो रूम में नहीं है, बाहर ही है वे। रीति, हो सकता है पर मैंने उन्हें बाहर कहीं देखा नहीं। यार आप तो चलिए। शिवाक्षी उसके साथ हॉल की तरफ बढ़ने लगी जहां गायकवाड़ परिवार के कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। शिवाक्षी के हॉल में आते ही विशु उछलकर उसके पास चला गया और उसके पैरों से लिपट गया। शिवी ने उसके माथे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मैं तुझसे बाद में आराम से बात करती हूँ। विशु समझ गया और वापस रेयांश के पास चला गया। ज्योति जी शिवी के पास आई और उसे लेकर हॉल के बीचों बीच आई। एक औरत शिवी को देखने लगी और प्यार से बोली, रुद्रम बहू तो बड़ी सुंदर लाया है, एकदम नाजुक सी गुड़िया है जिसके साथ खूंखार आदमी बंध गया है। औरत की बात सुनकर सबको हंसी आ गई। विशु बिना कुछ जाने समझे सबके साथ जोरों से हंसने लगा। उसकी इस हरकत पर रेयांश को बहुत प्यार आया। उसने विशु को बुरी तरह से चूम लिया। विशु तो शर्मा कर लाल हो गया और रेयांश से दूर जाने लगा। ज्योति जी ने शिवी को बीच में पाटे पर बिठाया और कहा, रुद्रम को भी बुलाओ, मुझे रस्म करनी है। शिवाक्षी धीरे से बोली, आए वे रूम में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ज्योति जी, कहाँ चला गया है? सुबह आहो, फोन करिए उसे, जल्दी से देर हो रही है। शेखर जी ने रुद्र को कई कॉल्स किए पर उसने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया। शिवी परेशान हो रही थी। कुछ देर पहले तो रुद्र रूम में था, फिर अचानक कहाँ चला गया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, वो ठीक तो होगा ना। ऐसे अजीब अजीब ख्याल शिवी को आने लगे। उसका जी घबरा रहा था। उसने कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया और आंखें बंद किए बप्पा को याद करने लगी। रियांश विशु को लेकर रूम में चला गया था। शेखर जी ने रुद्र की टीम के बाकी मेंबर्स को भी कॉल किए पर किसी ने अटेंड नहीं किए, यहाँ तक के पाटिल ने भी नहीं। सब लोग परेशान हो गए थे। सबको रुद्र की फिक्र हो रही थी, वो बिना बताए चला कहाँ गया। जब से उसकी असलियत सबको पता चली है, सब पहले ही उसके लिए डरते हैं। ऊपर वाले आज उसने ये सब और कर दिया। शिवाक्षी अपने मन में दुखी होकर बोली, आप कहाँ हैं सीएम साहब? यूं मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं? वादे को ऐसे निभाया जाता है क्या?
शिवाक्षी सिर झुकाकर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिसकी कोई खबर नहीं थी। 1 घंटा बीत गया था, सीएम साहब का कोई अता पता नहीं था और न वे किसी के कॉल अटेंड कर रहे थे। ज्योति जी का जी घबराने लगा। वे डर के मारे रुद्रम का नाम लेने लगीं। तभी शेखर जी ने उन्हें संभाल कर सोफे पर बैठा दिया और शांत रहने को कहा। सब लोग अब परेशान हो चुके थे। तभी सबके कानों में रुद्रम की रौबदार आवाज सुनाई दी। शिवाक्षी की आंखों में पानी बहने लगा। सबने उस तरफ देखा तो रुद्रम व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट यानी कि फॉर्मल कपड़े पहनकर खड़ा बड़े सख्ती से बोला। जब कोई एक बार में कॉल अटेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जरूरी काम में बिजी है। इतना तो सेंस सबको होना ही चाहिए। इतना कहकर रुद्र की नजर हॉल के बीचों बीच पाटे पर बैठी शिवी पर पड़ी, जो उसके सामने पीठ करके सिर झुकाकर बैठी थी। रुद्रम उसके पास जाने लगा। तभी शेखर ने बोले, रुद्रम ये क्या लापरवाही थी? तुम्हें सब लोग ढूंढ रहे थे, कॉल कर रहे थे तो तुम्हें एक बार तो जवाब देना चाहिए था। रुद्रम शिवी के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके झुके हुए सिर को देखते हुए बोला, आपके दिए गए फर्ज ही निभा रहा हूँ। रूल्स तो पता ही होंगे आपको या मुझे बताने पड़ेंगे? शेखर जी, एक बार बताकर चले जाते हमें, नहीं तो शिवाक्षी को ही बता देते। रुद्रम, मैंने जरूरी नहीं समझा। शिवाक्षी रुद्रम का रूखा व्यवहार समझ नहीं पा रही थी, पर उसे गुस्सा बहुत आ रहा था रुद्र पर। एक तो उसने गलती की है, ऊपर से किसी के आगे झुक भी नहीं रहा है, यहाँ तक कि अपने बाबा के आगे भी नहीं। शिवाक्षी अपने मन में बोली, आपको तो ठीक करना ही पड़ेगा सीएम साहब। काफी हद तक ढल चुके हो, पर अब आपकी पूरी अकड़ निकालनी होगी। आपको सीखना होगा कि जिम्मेदारी देश के साथ साथ परिवार के लिए भी निभानी पड़ती है। आज मुझे बहुत परेशान और हर्ट किया है आपने, अब बदले के लिए तैयार रहिएगा। ये शिवाक्षी रुद्रम गायकवाड़ का चैलेंज है। रुद्रम अभी भी शिवी को देख रहा था, जो चुपचाप बैठी थी। रुद्रम उसका हाथ पकड़ने लगा। तभी ज्योति जी नाराज होते हुए बोली, परिवार भी कुछ होता है और अब तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। सोनबाई बहू 91% भी आ गई है। तुम्हें पता है ये कब से तुम्हारी राह देख रही है? पिछले 1 घंटे से इसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है और तुम हमें बताना जरूरी नहीं समझते? ज्योति जी की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आने लगा। उसने शिवी को घूरा और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? कहा था ना खुद के साथ कोई लापरवाही मत करना। सुनाई दे रहा है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने देखो। शिवाक्षी ने उसकी तरफ नहीं देखा और जमीन को देखती रही। रुद्रम को उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने शिवी की बाजू को पकड़ लिया। तभी भी शिवी कुछ नहीं बोली, यहाँ तक कि उसके सामने तक नहीं देखा। शेखर जी आगे आए और शिवी की बाजुओं से रुद्रम का हाथ हटाकर गुस्से से बोले, अपने गुस्से को काबू करना सीखो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर और इस बेहिसाब गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम बिजी थे, पर क्या तुम्हारे सभी आदमी भी बिजी थे? किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं किया है। सब लोग क्या नवरे फ्रीक बैठे हैं? और ये लड़की जो अभी अभी आई है, इसे तो बताकर जाते तो हम सब तुम्हारा इंतजार नहीं करते। रुद्रम बस शिवाक्षी को घूर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी हेल्थ के साथ समझौता करने की? अब सारी बातें छोड़ो और रुद्रम तुम शिवाक्षी के सामने बैठ जाओ, हमें रस्म शुरू करनी है। रुद्र ने अपने गुस्से को काबू किया और शिवाक्षी के ठीक सामने वाले पाटे पर बैठ गया। रुद्रम उसे गुस्से से देखने लगा और वो जिद्दी लड़की गुस्से से जमीन को देख रही थी। शेखर जी रुद्र के गुस्से को देखा और बोले, ज्योति ये रस्म जल्दी खत्म करो, हमको कुलदेवता के मंदिर भी आज ही जाना है, जो हम कुछ ही देर में निकल रहे हैं और किसी का कोई गुस्सा या जिद हम नहीं सुनेंगे। चलना है मतलब चलना ही है। नाइट मोड 10%। इतना कहकर शेखर जी सोफे पर जाकर बैठ गए और ज्योति जी ने रस्म शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने शिवाक्षी के हाथों में एक सुपारी दे दी और बोली, बुढ़िया अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लो। रुद्रम एक हाथ से मुट्ठी खोलकर सुपारी लेगा, अपनी पूरी ताकत लगा देना और मुट्ठी मत खोलना, ठीक आहे सोनबाई? शिवाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्रम उसे बिना किसी भाव के घूरे जा रहा था। शिवाक्षी ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर दी। रुद्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और झट से शिवाक्षी का हाथ पकड़ लिया। शिवाक्षी ने उसकी तरफ अभी भी नहीं देखा। रुद्रम और चीर गया। वो शिद्दत से शिवी के चेहरे को देखता रहा और झटके से शिवी की मुट्ठी खोल दी और सुपारी को ले लिया। रुद्रम गुरूर से उसे घूरे जा रहा था, पर शिवी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आज वो उसे फूल इग्नोर कर रही थी। ज्योति जी ने अब रुद्रम के हाथ में सुपारी रख दी और रुद्रम ने उसे शैतानी नजरों से देखते हुए अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर दी। ज्योति जी ने प्यार से कहा, सोनबाई अब तुम अपने दोनों हाथों से रुद्रम की मुट्ठी खोलो और सुपारी ले लो। शिवाक्षी ने गुस्से में अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और रुद्रम के हाथ पकड़ने लगी, तो रुद्रम ने अपना हाथ दूर कर दिया। वो उसका चेहरा देखना चाहता है, पर वो जिद्दी लड़की उसे देख तक नहीं रही है। रुद्रम उसे परेशान कर रही था, पर शिवी कौन सी कम थी। उसने एक झटके से उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया और अपनी दोनों हाथों की ताकत लगाकर उसकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश करने लगी। रुद्रम कोई ताकत भी नहीं लगा रहा था, पर फिर भी शिवी अपनी पूरी ताकत लगाकर मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, पर मुट्ठी नहीं खुल रही थी।
रुद्रम डेविल स्माइल के साथ उसे मेहनत करते हुए देख रहा था। काफी मशक्कत के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो शिवाक्षी ने रुद्रम का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर रुद्रम बेचैन हो गया। उसे अजीब सा दर्द महसूस हुआ तो उसने तुरंत अपनी मुट्ठी खोल दी और उसी का फायदा उठाकर शिवाक्षी ने सुपारी ले ली। रुद्रम उसकी चालाकी अब जाकर समझा। सच में ये लड़की बहुत खतरनाक है, कैसे अपना काम कर लिया इसने। कुछ देर बाद सारी रस्म खत्म हो गई। रीति ने शिवी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया और रुद्रम उसे घूरता हुआ खड़ा हो गया। शिवाक्षी उसे इग्नोर करते हुए ज्योति जी से आराम से बोली, आए, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जाकर आऊं। ज्योति जी, हाँ तुम हो, आओ, फिर सबको निकलना है मंदिर के लिए, ठीक है। शिवाक्षी अपने रूम में जाने लगी तभी उसे कुछ याद आया और वो बोली, रीति, क्या तुम विशु को बुला दोगी, मुझे उसे भी तैयार करना है। रीति तुरंत रेयांश के रूम से विशु को लेकर आ गई। रुद्र शिवी की चालाकियां समझ रहा, वो मौके की फिराक में ही था जब ये लड़की उसके हाथ लगेगी और रुद्र इसकी बंद बजाएगा। शिवी ने विशु का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम में ले गई। रूम में आते ही शिवी ने डोर को लॉक किया और पलटकर घुटनों पर बैठकर कसकर विशु को अपने गले से लगा लिया। अब जाकर कहीं शिवी को सुकून मिला। उसने विशु के पूरे मुंह को चूम लिया और बोली, माछा विशु, तूने नाश्ता किया ना, नींद आई थी रात को, बोला। विशु ने उसके गाल को चूम लिया और खुशी से बोला, मुझे तो लेटते ही नींद आ गई थी और नाश्ता अभी जस्ट किया है। शिवाक्षी तू बैठ, मैं आती हूँ। हाँ। शिवाक्षी खड़ी हुई, उसने विशु को बेड पर बिठा दिया और खुद वॉशरूम में चली गई। विशु पूरे रूम को देखने लगा तभी उसकी नजर बेड के बगल वाले पूल पर पड़ी। वो बहुत खुश हो गया और पूल में पैर लटकाकर जमीन पर बैठ गया। ठंडा ठंडा पानी उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। कुछ देर बाद शिवी आई तो विशु को हंसते हुए देखकर उसके पास आई तो हैरान रह गई। शिवाक्षी, ये पूल बड़ा अजीब है, थोड़ी देर पहले जब मैं आई थी तब इसमें एक बूंद पानी नहीं था और अब देखो पूरा लबालब भरा हुआ है, लगता है ये ऑटोमेटिक है तभी से, पर इसे खाली और भर कौन रहा है, कहीं रुद्रम। शिवाक्षी ने अपना माथा झटका और विशु का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। उसने विशु के बालों सेट किया और उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गई। हॉल में सब लोग रेडी थे मंदिर जाने के लिए। शिवाक्षी के आते ही रुद्रम जो सोफे पर बैठा आग में जल रहा था, दीवानों की तरह उसे देखने लगा। उसने ध्यान से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कितनी खूबसूरत लग रही थी, उसकी रसभरी एकदम गुलाब के फूल की तरह। ज्योति जी उसके पास आई और बोली, आओ अब चलते हैं। सब लोग एक साथ हॉल से बाहर निकल गए। रुद्रम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब से वो आया है तब से एक बार भी शिवाक्षी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं है। वो गुस्से में जलता हुआ बाहर चला गया और अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। शिवाक्षी ने जब उसे देखा तो ज्योति जी से बोली, आए, मैं आपके साथ बैठूंगी। ज्योति जी कुछ बोलती इससे पहले रुद्रम गुस्से से बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, कब से देख रहा हूँ, चुपचाप यहाँ आओ और बैठो गाड़ी में, वरना उठाकर बिठा दूंगा, समझी। पाउटिंग। शिवाक्षी ने मुंह बनाया और चुपचाप खड़ी उसे इग्नोर करने लगी। रुद्रम से अब सहन नहीं हुआ। वो तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। ज्योति जी ने अपना सिर पीट लिया। शिवाक्षी उसको गुस्से से घूर रही थी। रुद्रम ने उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। बाकी सब लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए। सभी गाड़ियां तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। आज मंदिर को खासकर गायकवाड़ परिवार के लिए खाली किया गया था कुछ देर के लिए, क्योंकि बात सीएम के परिवार की थी। चारों तरफ से मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बहुत सारे गार्ड्स और बंदूक ताने कमांडो तैनात किए गए थे। गाड़ी में रुद्रम कब से शिवाक्षी की तरफ देख रहा था और शिवाक्षी मुंह चढ़ाकर बैठी थी। रुद्रम ने उसकी कमर को दबा दिया। शिवाक्षी की कराह निकल गई। रुद्रम ने और जोर से उसकी कमर को दबा दिया और धीरे से बोला, ज्यादा होशियारी आई है क्या, कब से देख रहा हूं मुझे इग्नोर कर रही हो, चल। क्या रहा है ये सब पाउटिंग। शिवाक्षी कुछ नहीं बोली तो रुद्रम ने पर्दे गिरा दिए और उसकी थोड़ी पकड़कर बोला, जितना अभी तड़पा रही हूं ना, उन सब का बदला चुन चुन कर लूंगा, मिलो तो सही रात में। इतना कहकर रुद्रम ने उसके गाल को काट लिया और उसे चूमने लगा। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी जिसे उसने छुपा लिया और बिना किसी भाव के उसके किस को महसूस करने लगी। रुद्र को उसका रूखा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने शिवाक्षी के चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर हमला कर दिया और बेतहाशा चूमने लगा। उसके किस में शिवाक्षी को उसकी तड़प और गुस्सा महसूस हो रहा था, पर उसने उसका साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद रुद्रम ने उसे छोड़ा और बोला, तुम ऐसे मानोगी नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें, बस ये रस्म पूरी हो जाए उसके बाद तुम मेरा डेविल रूप ही देखना। स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाक्षी अभी भी कुछ नहीं बोली। रुद्रम ने कसकर सीट पर मुक्का मारा और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद वो सब एक बड़े से मंदिर के पास पहुंच गए जिसके आगे बहुत सारी सीढ़ियां थी। ऐसी रस्म थी कि दुल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठा कर सीढ़ियों से ऊपर मंदिर तक ले जाता है और भगवान के चरणों से सिंदूर उठाकर दुल्हन की मांग भरता है। पूरा मंदिर इस वक्त सुनसान था, वहां उनके अलावा कोई नहीं था और हद से हद कड़क सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रुद्रम ने शिवाक्षी का हाथ पकड़ा और दोनों गाड़ी से बाहर निकल आए।
ज्योति जी ने उन्हें सब कुछ समझा दिया और रुद्रम ने बिना एक पल गंवाए शिवाक्षी की अपनी गोद में उठा लिया और बिना जूते के नंगे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगा। शिवाक्षी असहज महसूस कर रही थी, उसे लग रहा था कि उसकी वजह से रुद्र को तकलीफ हो रही होगी। वो इतना वजन उठाकर इतनी सारी सीढ़ियां कैसे पार करेगा, कहीं उसे चोट लग गई तो। शिवाक्षी के चेहरे के हाव भाव देखकर रुद्रम जुनून से बोला, पूरी जिंदगी यूं ही गोद में उठाकर रह सकता हूं, फिर ये सीढ़ियां तो क्या ही है। शिवाक्षी प्यार से उसे देखने लगी और वो सामने देखता हुआ ऊपर चढ़ता जा रहा था। वो दोनों काफी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। बाकी सब लोग धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। रेयांश नीचे गाड़ी में बैठा था क्योंकि विशु गाड़ी में ही सो गया था। कुछ देर बाद रुद्रम मंदिर परिसर में पहुंच गया। वहां पर पंडित जी पहले से तैयारी के साथ खड़े थे। मंदिर परिसर में आते ही रुद्रम ने शिवाक्षी को गोद से उतार दिया। ज्योति जी उन दोनों को देखकर बोली, अब तुम दोनों भगवान के चरणों में माथा टेको। रुद्रम और शिवाक्षी ने एक साथ अपना माथा भगवान के चरणों में टीका दिया। दोनों खड़े हुए तो पंडित जी ने कहा, सीएम साहब भगवान के चरणों से सिंदूर लीजिए और अपनी अर्धांगिनी की मांग भर दीजिए। रुद्रम ने सिंदूर लिया और शिवाक्षी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। शिवाक्षी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी रुद्रम ने बेहद प्यार से उसकी मांग भर दी। शिवाक्षी की आंखों से पानी की बूंदें निकल गई। आज वो बहुत खुश थी। रुद्रम का साथ उसे बहुत प्यारा लग रहा था। रस्म अदायगी हो जाने के बाद वे सब लोग वापस गायकवाड़ विला के लिए निकल गए। इस बार शिवाक्षी बड़ी चालाकी से ज्योति जी के पास जाकर बैठने लगी, पर रुद्रम ठहरा चालाकों का बाप। उसने शेखर जी से सख्त आवाज में कहा, बाबा मेरा काफी काम रुका हुआ है, आज मैं सीएम हाउस जाऊंगा। इतना कहकर रुद्रम ने शैतानी नजरों से शिवी को घूरा। वो डर से सहम गई और बोली, मैं तो विला जाऊंगी। शेखर जी बेटा तुम दोनों सीएम हाउस के लिए निकल जाओ और विशु की चिंता मत करना, उसे हम संभाल लेंगे। अब शिवाक्षी शेखर जी की बात को कैसे टाल सकती थी। उसने मजबूरी में हाँ बोल दिया। रुद्रम कुटिल मुस्कान लिए उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने एक बड़ी सी 7 स्टार होटल में डिनर कर, जो आज उनके लिए ही बुक की गई थी। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। रुद्र ने उसकी थोड़ी पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। कुछ देर बाद शिवी ने फिर से मुंह फेर लिया। रुद्रम ने फिर से उसकी थोड़ी पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और इस बार उसकी थोड़ी को पकड़े रखा। रुद्रम ने प्यार और शिद्दत से उसके चेहरे को देखा और कहा, रसभरी आगे का सफर आसान नहीं होगा। मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता जिसमें कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूं। मुझे कई बार बाहर जाना पड़ सकता है, घंटों के लिए, दिनों के लिए, का महीनों के लिए भी, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। इन सब में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बाबा के बाद तुम ही ऐसी इंसान हो जिसने मुझे समझा है, मेरे काम को समझा है। बहुत प्यार। नाइट मोड 10% करता हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा। शिवाक्षी की आंखों में पानी भर आया। वो कसकर उसके गले लग गई और भरी आवाज में बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ सीएम साहब, आपके बिना नहीं रह सकती। आपने जो वादा किया है ना, उसे कभी भूलना मत, वरना आप अपनी रसभरी को खो देंगे हमेशा के लिए। रुद्रम ने कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ा और उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। हाँ तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। प्यार हो तुम, मेरा जुनून हो तुम, मेरा सिर्फ मेरा। इतना याद रखना, मेरी रूह तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी तो मैं तो कैसे छोड़ दूं। आज तो तुमने बोल दिया है, आज के बाद बोला ना तो मेरा हाथ होगा और तुम्हारा लाल गाल। शिवाक्षी की आंखों में पानी बहने लगा, जिसे देखकर रुद्रम बेचैन हो उठा। बेचैनी में वो इधर उधर देखने लगा। उसने अपनी शर्ट के 1-2 बटन खोल दिए ताकि खुलकर सांस ले सके। शिवाक्षी ने उसका हाथ झटक दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। रुद्रम उसे देखकर तड़प रहा था। वो जैसे ही उसके पास जाने लगा, उनकी गाड़ियां रुक गई। शिवाक्षी बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी से बाहर निकल गई और सीधा बंगले में चली गई। रुद्रम परेशान होकर गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी से टिककर वो अपने हाथ से हाथ लपेटकर खड़ा हो गया। उसकी काली गहरी आंखों में शिवाक्षी के लिए बेहिसाब प्यार दिख रहा था। अचानक उसके चेहरे पर नफरत छाने लगी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और सर्द आवाज में बोला, तेरी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुझे मैं खुद अपने करीब लाऊंगा ताकि मैं तुझे तेरे जहन्नम भेज दूं। रुद्रम ने अपने हाथ से अपने चेहरे को मसल दिया और तेजी से बंगलों के अंदर चला गया। सीढ़ियों से होता हुआ वो सीधा अपने रूम में चला गया। उसने डोर को ओपन किया और अंदर चला आया। रूम में अंधेरा छाया हुआ था। रोशनी के नाम पर बालकनी से आती हुई चांद की रोशनी ही थी। रुद्रम ने डोर को लॉक कर दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर बेड के पास खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर रुद्रम के होश उड़ गए। शिवाक्षी को इस रूप में देखकर रुद्रम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने पहली बार शिवाक्षी को ऐसे छोटे कपड़ों में देखा था। शिवाक्षी उसके सामने खड़ी थी। उसने लाल मिनी स्कर्ट और उसके ऊपर बिना स्लीव का छोटा सा टॉप पहना हुआ था। रुद्रम ने सहन नहीं हुआ तो उसने स्विच ऑन कर दिए और शिवी की तरफ देखने लगा। रुद्रम का दिल धक धक करने लगा। शिवाक्षी के जिस्म के कुछ ही हिस्से ढके हुए थे, बाकी सब तो रुद्रम के सामने था। शिवाक्षी नजरें झुकाकर खड़ी कांप रही थी। बालकनी से आती ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, जिससे शिवी बेहद हसीन लग रही थी।
उसे देखकर रुद्रम अपने होश खो बैठा था। शिवाक्षी धीमी पर नशीली आवाज में बोली, अब जल्दी से लाइट बंद कर दीजिए, वरना मैं बाथरूम में भाग जाऊंगी, फिर पूरी रात बेड पर अकेले ही तड़पना। रुद्रम ने बिना एक पल गनवाए लाइट ऑफ कर दी और तेजी से शिवाक्षी की तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, दोनों की आंखें आपस में प्यार की चिंगारी बरसा रही थी। साफ साफ दिख रहा था कि दोनों कितने तड़प रहे हैं एक दूसरे को पाने के लिए। रुद्र जैसे ही आगे बढ़ने लगा तभी शिवाक्षी उससे दूर हो गई और गुरूर से बोली, डू यू वॉन्ट मी? रुद्रम ने बड़े नशे से कहा, यस वेरी बैडली। शिवाक्षी, तो पहले घुटनों पर बैठकर मुझसे अपने प्यार का इजहार करो और कहो कि मुझ पर फालतू का गुस्सा कभी नहीं करोगे। रुद्रम हैरानी से उसे देख रहा था, तभी शिवी बोली, सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको खुद को छूने भी नहीं दूंगी और जबरदस्ती आप करोगे नहीं, इतना तो मैं आपको जानती ही हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई जिसमें वो बेहद कातिल लग रहा था। शिवी हैरानी से उसे देख रही थी, तभी रुद्रम बड़े हसीन अंदाज में बोला, ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा क्योंकि पहले नहीं की थी। लड़की उस वक्त की बात अलग थी, मैं डरता था तुम्हें खोने से, तुम पर कोई कानूनी हक नहीं था ना मेरा। लेकिन 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 अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो तुम पूरी तरह से मेरी हो और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। रसभरी शिवाक्षी डर गई और पीछे हटने लगी। रुद्रम तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया। शिवाक्षी हैरानी से उसे देखने लगी, तभी रुद्रम ने उसके हाथ को शिद्दत से चूम लिया और कहा, शिवाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरा जुनून हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता और वादा नहीं कर सकता पर कोशिश करूंगा कि गुस्सा कम करूं। अब तो मेरी बाहों में आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, स्माइल विद हॉर्न्स। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी को बेहद शर्म आ गई, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और तेजी से बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, वो शिवी की तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। शिवाक्षी बेड पर सिमटती जा रही थी और रुद्र उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। बेड पर आते ही रुद्रम ने अपनी बेल्ट को निकालकर फर्श पर फेंक दिया और शिवाक्षी को देखने लगा। शिवाक्षी ने बड़े प्यार से अपने एक पैर को रुद्रम की तरफ बढ़ा दिया और कहा, लीजिए। रुद्रम उसे घूरता हुआ पैर को चूमने लगा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। उसने शिवी को धक्का देकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने शिवी के टॉप को देखा और कातिल निगाहों से उसे देखकर बोला, ये बहुत टाइट है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना मेरी जान को। शिवाक्षी ने भी नशीले अंदाज में हाँ बोल दिया। रुद्रम के हाथ उसकी पीठ पर पहुंच गए और एक झटके में उसने टॉप की जिप खोल दी, टॉप ढीला पड़ गया। रुद्रम उसकी आंखों को देखता हुआ बोला, अब राहत मिली ना? शिवाक्षी नशे में चूर बोली, बहुत। रुद्रम, बाकी सबको भी राहत दे दो शिवाक्षी, हाँ प्लीज। रुद्रम ने उसके स्कर्ट को भी उतार दिया और उसके ऊपर आ गया। शिवाक्षी उसके चेहरे को देखकर बोली, आपको भी राहत की जरूरत है। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, उसने अपनी पैंट निकाल दी और बिना एक पल गवाए शिवाक्षी के नाजुक बदन पर टूट पड़ा और पूरे कमरे में तेज तेज सिसकियां निकलने लगी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। कभी रुद्रम शिवाक्षी के ऊपर आता तो कभी शिवाक्षी रुद्रम के ऊपर। इसी तरह इन दोनों के प्रेम का सिलसिला जारी रहा। अगली सुबह शिवाक्षी की आंख खुली तो उसने खुद को देखा, उसके जिस्म पर कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। उसे हैरानी हुई पर उसने बगल में देखा तो वहां रुद्रम नहीं था। शिवाक्षी बेड से खड़ी हो गई, उसने पूरे कमरे में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। शिवाक्षी तेजी से रूम से बाहर निकल गई, पूरे घर में उसे ढूंढने लगी पर उसे दिखा तक नहीं। शिवाक्षी ने गार्ड से पूछा तो उन्हें भी कोई खबर नहीं थी। शिवाक्षी उसे फोन पर फोन किए जा रही थी पर वो उठा नहीं रहा था। मलाड, मुंबई पुरानी बिल्डिंग के टॉप पर लूकस खड़ा होकर सिगरेट के कश लगा रहा था, तभी जॉनी उसके पास भागता हुआ आया और बोला, मिस्टर लूकस, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। लूकस, सीएम की पत्नी के बारे में पता चला है क्या? जॉनी, नहीं, उससे भी खास खबर पता चली है। लूकस उसकी तरफ मुड़ा और सिगरेट को फेंकते हुए बोला, जल्दी बोल। जॉनी, खुफिया खबर मिली है कि सीएम एक एनजीओ में जाने वाला है जहां बूढ़े लोग रहते हैं। सीएम वहां पर उन वृद्ध लोगों से मिलने जा रहा है पर उसके साथ ज्यादा सिक्योरिटी नहीं जा रही क्योंकि उसने इस खबर को खुफिया रखा है, लेकिन हमें तो पता चल गया है। लूकस के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसने खुशी से कहा, पर ये अचानक उधर क्यों जा रहा है और ये कौन सा एनजीओ है, पूरी बात समझा? जॉनी, ये एनजीओ अभी नया ही बनाया गया है, इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सीएम हमेशा से ही ऐसे एनजीओ और अनाथ आश्रम में जाता रहता है पर हर वक्त उसके साथ टाइट सिक्योरिटी होती है और पूरी दुनिया को पता होता है कि आज सीएम किधर गया है, लेकिन इस बार उसने अपने जाने को खुफिया रखा है। किसी को पता नहीं है कि वो एनजीओ जाने वाला है और अपने साथ बहुत कम सिक्योरिटी ले जाने वाला है। इसके पीछे एक और वजह ये बताई जा रही है कि एनजीओ के बूढ़े व्यक्ति को भीड़ और शोर शराबा पसंद नहीं है, उन्हें शांति पसंद है, इसलिए रुद्रम शांति से उधर जा रहा है। लूकस, सीएम तो अपनी मौत के करीब जा रहा है और मेरी आज़ादी के करीब। इसके मरते ही मैं इंडिया से गायब हो जाऊंगा।
इंडिया की बड़ी से बड़ी खुफिया एजेंसियां भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। लूकस शैतानों की तरह हंसने लगा और जॉनी भी उसे देखकर खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। लूकस ने जॉनी के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से बोला, पिछले 1 साल से तूने मेरे साथ वफादारी निभाई है। इंडिया में रहकर तूने मेरा साथ दिया है। अब तूने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल दूर कर दी है उस सीएम की न्यूज़ देकर। तू नहीं होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती मुझे इंडिया में। जॉनी, आपके लिए तो कुछ भी मिस्टर लूकस। अब आप जल्दी से उस सीएम का काम तमाम कर दीजिए ताकि हम अपने मकसद में आगे बढ़ सके। लूकस, तैयारी करो उस एनजीओ में जाने की, वो भी बड़ी चालाकी से। वैसे कब जा रहा है वो सीएम वहां पर? जॉनी, वो तो शाम के 7 बजे वहां जाएगा। उससे पहले हमें वहां पहुंचना होगा और सारा प्लान सेट करके उसका काम तमाम करना होगा। लूकस के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ रही थी। आज वो किसी भी कीमत पर सीएम से अपना बदला लेकर रहेगा और अपने मकसद में आगे बढ़कर रहेगा। और बोली, नहीं शिवी, तू इतनी कमजोर नहीं है, हिम्मत रख। वो किसी जरूरी काम से गए होंगे, मुझे उन्हें और उनके काम को समझना होगा। ऐसे बार बार गुस्सा करना और उन्हें गुस्सा दिलाना ठीक नहीं होगा। शिवाक्षी खड़ी हुई और ऊपर अपने रूम में चली गई। उसने अलमारी से एक अच्छी सी गुलाबी रंग की साड़ी निकाली और बाथरूम में नहाने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई और कांच में देखकर अपने बालों को सेट करने लगी। शिवाक्षी सिंदूर की डिब्बी को उठाने लगी तो वो उसके हाथ से छूट गई, पर जैसे ही गिरने वाली थी, नाइट मोड 10% शिवी ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। शिवाक्षी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। ऐसा तो कभी नहीं होता, आज क्यों हो रहा है? शिवाक्षी ने आह भरी और अपनी मांग भर दी। बेड पर बैठकर उसने दोबारा से रुद्रम को कॉल किया, पर इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया। शिवाक्षी का मन उदास हो गया। वो दुखी मन से उठी और नीचे चली गई। न तो उसने नाश्ता किया, ना ही कुछ बोला। घर के नौकरों ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी और बाहर बगीचे में टहलने लगी। दोपहर हो चुकी थी। रुद्रम की कोई खबर नहीं थी। शिवाक्षी ने परेशान होकर एक ग्लास पानी पी लिया और वापस रुद्रम को कॉल करने लगी। 4 से 5 बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। शिवाक्षी को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, सीएम साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। आपको जरूरी काम है तो बताकर भी जाया जा सकता है ना, और कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आए आपको बताती हूँ। शिवाक्षी को गुस्सा भी आ रहा था और उतना ही डर भी लग रहा था। वो भगवान से रुद्रम की सलामती की दुआएं कर रही थी। मुंबई सिटी से थोड़ा बाहर एक जगह जहां पर बहुत कम ही निवास एरिया था, बिखरे बिखरे और दूरी पर कुछ घर और दुकानें बनी हुई थी। इस एरिया में शांति थी, वातावरण शुद्ध और पवित्र था क्योंकि शहर से थोड़ा दूर था। शहर से शोर शराबा और प्रदूषण से मुक्त इस एरिया में एक वृद्ध अनाथ आश्रम भी बना हुआ था, जिसमें आज जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। आज वहां सीएम साहब जो आने वाले हैं और उसकी खबर सिर्फ आश्रम वालों को ही थी, आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं था। आश्रम के चारों तरफ अजीब सा माहौल बना हुआ था, जैसे यहाँ कोई तूफान आने वाला हो। शाम के 5:30 बज चुके थे। एक बड़ी सी ट्रक आश्रम के आगे आकर रुकी। उसमें से लगभग 50 आदमी बाहर निकलकर सीधा आश्रम में घुस गए। रास्ते में उनको आश्रम का मैनेजर मिल गया, जिसका नाम लोकेश था, जिसके चेहरे पर बड़ी और घनी दाढ़ी उगी हुई थी। आंखों पर बड़े बड़े काले नंबरों वाले चश्मे पहन रखे थे। उसकी उम्र यही कोई 50 साल की होगी। वो उन सभी आदमियों को घूर कर बोला, अरे अरे भाई, इतने सारे कहाँ घुसे जा रहे हो? उन आदमियों में से एक आदमी जो सबसे आगे खड़ा हुआ था, और उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, काय भाव, आपने ही तो हम रसोइये को बुलवाया था आज के फंक्शन के लिए। देखो, अपने सभी आदमियों को लेकर आया हूँ। ये खाना बना भी देंगे और परोस भी देंगे, बाद में बर्तन को धो भी देंगे, इसलिए इतने आदमी ले आया। उस आदमी की बात सुनकर लोकेश ने अपने चश्मे को ऊपर नीचे किया और बोला, खाना एकदम मस्त होना चाहिए। आज सीएम भाव आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझल? उस आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया और वो सब अंदर चले गए। उनके जाते ही लोकेश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो सभी आदमी आश्रम के किचन में चले गए और अचानक रुक गए। सबसे आगे खड़ा आदमी उन सब के सामने जाकर खड़ा हो गया और हैवान की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर बाकी आदमी भी हंसने लगे। उस आदमी ने अपनी कैप उतारी और गुरूर से बोला, अब बस उस सीएम के आने की देरी है, क्योंकि उसकी मौत लूकस तो यहाँ आ ही गया है। लूकस के चेहरे पर हद से ज्यादा घमंड नजर आ रहा था। उसे रुद्रम का इंतजार था। तभी उन आदमियों में से जॉनी आगे आया और बोला, मिस्टर लूकस, अब काम पर लग जाते हैं, वरना इन आश्रम वालों को शक हो सकता है। लूकस, सब लोग खाना बनाना शुरू करो, वो आता ही होगा। सभी आदमी अपने अपने काम पर लग गए। लूकस उन सब की निगरानी करने लगा और जॉनी उसके साथ साथ घूमने लगा। सीएम हाउस शिवाक्षी को अब हद से ज्यादा डर लग रहा था। अब तो उसका दिल भी घबरा रहा था। उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। अब वो लगातार रुद्रम को कॉल किए जा रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने अपने आसपास खड़े सभी नौकर और गार्ड को देखा और गुस्से से बोली, तुम सब नकारे हो, किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे घर का मालिक कहीं चला गया है और तुम्हें पता भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दिन रात जगे हुए रहते हो, फिर भी अपने भाव की, अपने सीएम की खबर नहीं तुम सबको। ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। सच सच बोलो, क्या छुपाया जा रहा है मुझसे?
कहाँ है सीएम साहब, बोलो। कोई कुछ नहीं बोला, सबके सब सिर झुकाकर उसके सामने खड़े रहे। शिवाक्षी को और गुस्सा आया, उसने पास में रखे कांच के पानी के ग्लास को तोड़ दिया और जग को उठाकर फेंकने लगी। सभी लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे पर अब वो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। उसे रुद्रम के अलावा कोई संभाल नहीं सकता था, पर रुद्रम वहां मौजूद नहीं था। शिवाक्षी की सांसें फूलने लगी, वो घबरा गई थी। उसे पक्का एहसास हो चुका था कि रुद्रम के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। शिवाक्षी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने कल रात के बाद से रुद्रम को देखा तक नहीं था, पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। शिवाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और अपने फोन को उठाकर दोबारा रुद्रम को कॉल करने लगी। कोई जवाब नहीं मिला। शिवाक्षी जोर से चिल्ला उठी, जिससे सभी लोग डर गए और उसके लिए परेशान हो गए। शिवाक्षी रोते हुए गार्डन की जमीन पर बैठ गई और अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है, पर आज उसने अपनी सारी हिम्मत खो दी थी। रुद्रम के प्यार ने उसे कमजोर बना दिया था। वो इसके बिना एक पल नहीं रह पा रही थी, और यहाँ तो सुबह से शाम होने आई थी, उसका कुछ पता नहीं था। शिवाक्षी की हालत देखकर दूर खड़े गार्ड ने अपने फोन निकाला और पाटिल को फोन कर दिया। 1-2 रिंग के बाद पाटिल ने कॉल अटेंड किया और बेहद धीमी आवाज में बोला, तुमको मना किया था ना, आज रात 9 बजे तक कॉल नहीं करना है, तो काहे को किया, बोलो। गार्ड, भाव को बता दीजिए, अब वही कंट्रोल में नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। हम सब सुबह से उन्हें संभाल रहे हैं, कई बार झूठ बोले हैं पर वही समझने को तैयार नहीं है। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, अब जल्दी से कुछ करो। गार्ड की बात सुनकर पाटिल घबरा गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, तुम उन्हें हैंडल करो, मैं कुछ करता हूँ। गार्ड कॉल कट करके शिवाक्षी के पास आया और बोला, वहिनी, हम आपसे कह रहे हैं ना, भाव किसी काम से बाहर गए होंगे और रात तक वापस आ जाएंगे, प्लीज अपने आप को संभालिए वरना भाव हमें छोड़ेंगे नहीं। शिवाक्षी, उन्हें मेरी फिक्र ही नहीं है, सुबह से गायब है, कोई परवाह नहीं कि घर पर बीवी का क्या हाल हो रहा होगा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा जी घबरा रहा है। गार्ड, सब ठीक होगा वहिनी, आप धैर्य रखिए। नौकरानी शिवी के पास आई और उसे उठाकर पास की चेयर पर बिठा दिया। शिवाक्षी गुमसुम सी बैठी थी, चारों ओर नौकर चाकर और गार्ड्स खड़े उसका ध्यान रख रहे थे। कुछ देर बाद शिवाक्षी के फोन में नोटिफिकेशन आया। उसने झट से अपना फोन उठाया तो देखा सीएम साहब का ही मैसेज आया था। शिवाक्षी की आंखें भर आई, उसने जल्दी से मैसेज को ओपन किया। उसमें लिखा हुआ था, ये क्या बदतमीजी है रसभरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपनी हेल्थ के साथ कोई लापरवाही नहीं करोगी तुम। मैं वहाँ नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरे घर को सिर पर उठा लो। शांत रहो, रात तक आ जाऊंगा, जरूरी काम से गया हूँ और आज तो इसे खत्म करके ही आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम सही सलामत चाहिए हो। इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं था। मैसेज पढ़कर शिवाक्षी को थोड़ा सुकून मिला। उसने तुरंत रुद्रम को कॉल किया पर उसने उठाया ही नहीं। शिवाक्षी उदास सी बैठी रही। शिवाक्षी कुछ सोचने लगी और बोली, अब आप सब यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, मेरे सीएम साहब का मैसेज आ गया है, वो ठीक है। सब लोग अभी भी वहीं खड़े थे तो शिवी जोर से बोली, अरे जाओ ना, मैं ठीक हूँ। सभी लोग एक एक करके वहां से चले गए। शिवाक्षी ने अपनी तेज नजरें इधर उधर घुमाई तो उसने देखा कि एक गार्ड छुपते छुपाते पेड़ के पीछे जा रहा था। शिवाक्षी अपनी जगह से खड़ी हुई उसके पीछे पीछे चलने लगी। गार्ड रुका और फोन पर बात करने लगा। गार्ड, 6 तो बज चुके हैं, अब कुछ ही देर में रुद्रम सर का मकसद शुरू हो जाएगा। बस आज वो लूकस किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए वरना दिक्कत हो सकती है। शिवाक्षी ध्यान से उसकी बात सुन रही, उसके होश उड़ गए। मतलब रुद्रम अपने मिशन पर गया हुआ है और आज वो उस लूकस के साथ जंग करने गया है। शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा। उसने कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया। वो आदमी आगे बोला, ठीक है, एड्रेस बता दो, मैं यहाँ से 50 आदमियों को भेज देता हूँ, कुछ भी हो जाए रुद्रम सर की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर गार्ड ने थोड़ी दूरी पर खड़े गार्ड को इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा, एड्रेस नोट करो, वहीं पर 50 आदमियों को लेकर पहुंचना है, जल्दी से जल्दी। गार्ड 2 ओके। गार्ड 1, पोखरानी नगर वेस्ट, थावर मेटल इंडस्ट्रीज के सामने, गोलगंज रोड। इतना कहकर गार्ड ने फोन काट दिया और वो दोनों तेजी वहां से चले गए। शिवाक्षी ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसने उस एड्रेस को भी याद कर लिया और अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, आपकी जान खतरे में है, मैं यहाँ चैन से कैसे रहूं। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपके लिए। आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप मेरे जीने का सहारा हो, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आ रही हूँ सीएम साहब। कीमत पर अपना पति सही सलामत चाहिए, जिसके वो कुछ भी कर सकती है। शिवाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और बंगलों की तरफ चली गई। सीधा अपने रूम में आकर उसने अपना बैग लिया और तेजी से बंगलों के बाहर आ गई। उसे देखकर गार्ड बोले, आप कहाँ जा रही हैं? शिवाक्षी, मुझे मेरे आश्रम जाना है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ उनके बिना। गार्ड, माफ करना वहिनी, पर भाव के सख्त ऑर्डर है कि आज पूरे दिन जब तक भाव घर वापस नहीं आ जाते, नाइट मोड 9%, आप इस घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती। शिवाक्षी जोर से बोली, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर अपने आश्रम जा रही हूँ, जाने दो वरना। गार्ड, वहिनी समझने की कोशिश कीजिए, आप जानती हैं ना सीएम सर का गुस्सा।
उनके खिलाफ जाकर हम सब अपनी मौत को ही बुला रहे हैं, कहीं आपको भी उनका वो रूप ना देखने मिल जाए जो वो कभी आपके सामने नहीं आने देते। शिवाक्षी, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, मुझे तुम खुद मेरे आश्रम छोड़ दो बस। काफी बहस करने के बाद बड़ी मुश्किल से वो गार्ड माना और शिवी को लेकर आश्रम के लिए निकल गया। कुछ देर बाद शिवाक्षी अपने आश्रम पहुंच गई और बिना रुके सीधा अंदर चली गई। गार्ड ने आसपास घूम रहे रुद्रम के आदमियों को शिवी का ध्यान रखने का इशारा किया और वहां से चला गया। शिवाक्षी आश्रम के अंदर आए शाम हो चुकी थी। काकी अंदर रात का खाना बना रही थी और बच्चे टीवी देख रहे थे। शिवी को देखकर सभी बच्चे खुश हो गए और उससे चिपक गए। शिवी ने सबको प्यार से देखा और काकी के पास चली गई। सबसे मिल लेने के बाद शिवी बोली, काकी, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। काकी, रात होने आए हैं, कहाँ जा रही तू, और दामाद जी को बताया है ना? शिवाक्षी, अरे सबको बताकर आए हूँ, बस कॉलेज से जुड़ा कुछ काम है, करके आती हूँ। ओके काकी। काकी, ठीक आहे, पर ध्यान रखना, लड़की जात है हो। शिवाक्षी ने हाँ में सिर हिला दिया। काकी खाना बनाने चली गई। बच्चे भी टीवी देखने लगे। शिवी अपने रूम में गई। उसने अपनी अलमारी से कुछ जरूरी सामान लिए और बैग में डाल दिया। उसने एक शॉल ली जिसे साड़ी के ऊपर ओढ़कर आश्रम के पीछे वाले रास्ते से बाहर जाने लगी, पर रुक गई और वापस अंदर घुस गई। उसे रैली की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद रैली वाले आश्रम के पास से गुजर रहे थे। मौके का फायदा उठाकर शिवी उनके बीच घुस गई और आगे बढ़ने लगी। भीड़ की वजह से गार्ड्स को शिवी दिखाई नहीं दी और वो छिपती छिपाती आगे बढ़ गई। उसने एक कैब बुक की, उसकी एड्रेस बताया और अपनी मंजिल पर निकल पड़ी। पोकरनी नगर वेस्ट। आश्रम के बाहर ज्यादा नहीं, बस 2-3 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से गार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ खड़े हो गए। एक गार्ड आगे आया। उसने गाड़ी का गेट खोला तो उसमें एक आदमी बेहद गुरूर और रौब से बाहर निकल आया। उसने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। आंखों पर काला चश्मा था जिससे उसकी कुटिल आंखें नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर बस घमंड ही नजर आ रहा था। वो गाड़ी के पास खड़ा हुआ अपने पैंट की जेब में डालकर अपनी तेज नजरों से उस पूरे आश्रम को देख रहा था। आश्रम का मैनेजर लोकेश आगे आया और सिर झुकाकर बोला, आईसीएम साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके मकसद? मेरा मतलब नहीं, हमारे आश्रम में। लोकेश की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। लोकेश भी शांत हो गया। लोकेश के साथ साथ रुद्रम बड़े रौब से अंदर जाने लगा। जॉनी भागता हुआ रसोई में आया और बोला, मिस्टर लूकस, वो सीएम आ चुका है। जॉनी की बात सुनकर लूकस के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तेजी से रसोई से बाहर निकल आया और पिलर के पीछे छुपकर आश्रम के हॉल में देखने लगा। वहां पर कई सारे गार्ड्स खड़े हुए थे और उनके बीच वो घमंडी आदमी खड़ा आश्रम के लोगों से बातें कर रहा था। उसके चेहरे को देखकर लूकस को बहुत गुस्सा और नफरत पैदा हो रही थी। इस आदमी की वजह से ही आज लूकस की ये हालत है, वो इस तरह फंसा हुआ है। लूकस ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, आज तेरा काम तमाम है सीएम। तू आज भुगतेगा वो सब जो तूने मेरे आदमियों के साथ किया था। जॉनी, मिस्टर लूकस, आइए खाने का काम कर देते हैं, असली मिशन तो वही है आज। लूकस के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो वापस रसोई में चला गया। रुद्रम हॉल के एक लकड़ी के सोफे पर बैठ गया और उसके आसपास आश्रम के सदस्य बैठकर उससे जरूरी बातें करने लगे। रसोई में आते ही लूकस ने देखा खाना तो तैयार था। उसने अपने जेब से एक कांच की बोतल निकाली गई, उसे जॉनी को देते हुए कहा, इसे पूरे खाने में मिला दो, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। जॉनी, आपको कौन सा काम है बताइए। लूकस, अरे जॉनी, इतना क्या उतावला हुए जा रहा है, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। जॉनी, सॉरी मिस्टर लूकस, मेरा वो मतलब नहीं था। लूकस, कोई बात नहीं, चलो मैं आता हूँ, तुम यहाँ सब हैंडल कर दो। इतना कहकर लूकस वहां से चला गया। छुपते छुपाते वो आश्रम से बाहर चला गया। लूकस बाहर आया और आश्रम से थोड़ा दूर जाकर अपना फोन निकाला और किसी से बात करने लगा। उसने फोन पर कहा, सब कुछ रेडी रखना, आज देर रात की फ्लाइट से ही मैं वापस आ रहा हूँ, आज उस सीएम का काम तमाम कर दूंगा। लूकस बात कर रहा था तभी उसके पास एक कैब आकर रुकी जिसमें से एक लड़की हुड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। लूकस उसे हैरानी से देखने लगा। लड़की बाहर आई और जल्दी जल्दी में ड्राइवर को पैसे देने लगी। तभी वो ड्राइवर बोला, अरे वही थामा, इतनी हड़बड़ी काहे को कर रही हैं आप? शिवाक्षी, यहाँ मेरे पति जी जान खतरे में हैं और आप मुझे थामा बोल रहे हैं। लूकस शिवी की बातों को गौर से सुन रहा था। उसने अपना फोन जेब में डाल दिया और खड़ा होकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर हैरान होकर बोला, क्या हुआ आपके पति को, कहाँ है वो? शिवाक्षी, मुझे भी नहीं पता, बस उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हूँ, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे। ड्राइवर, बप्पा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपके पति सही सलामत अपने घर पहुंच जाओ। शिवाक्षी भावुक होकर बोली, तुम ही खूब शुक्रिया आहे भैया। ड्राइवर हल्का सा मुस्कुरा दिया और वहां से जाने लगा। तभी वो रुका और बोला, कोई मदद की जरूरत हो तो बताओ, मैं कर दूंगा। शिवाक्षी, नहीं आप जाइए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। ड्राइवर वहां से चला गया और शिवी पलट कर देखने लगी।
लूकस ने शिवी के चेहरे को देखा और मन में बोला, ये कौन भला है, किसी आम घर की तो नहीं लग रही, पर है कौन ये और इसके पति की जान खतरे में कैसे? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा, क्या पता आज मेरा काम हो जाए। लूकस ने खांसी खाई और बोला, क्या हुआ आपको मैडम? शिवाक्षी की नज़र उस पर पड़ी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, पर कैप की वजह से उसके चेहरे को पहचान नहीं पाई कि यही खूंखार आतंकवादी लूकस है जिसके लिए उसका पति आज यहाँ आया है। शिवाक्षी बोली, कुछ नहीं लूकस, आप किसी परेशानी में लगती हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसी एरिया में रहता हूँ, इसका चप्पा चप्पा मुझे पता है, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कुछ भी। शिवाक्षी को उससे कुछ उम्मीद नजर आई और वो बोली, क्या आप बता सकते हैं कि आज यहाँ कोई बड़ी हस्ती आई है, कोई बड़ा आदमी? लूकस, कौन बड़ा आदमी, नाम तो बताइए। शिवाक्षी, नाम तो मुझे भी नहीं पता, बस वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, नेता या बिजनेसमैन है, आपको कुछ पता है तो बता दीजिए क्योंकि उस नेता ने मेरे पति का किडनैप किया है। लूकस, आप खुद किसी नेता के घर से ही लगती हैं। शिवाक्षी, नहीं नहीं, मैं तो आम घर से हूँ और मेरे पति भी छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, उनका नेता से पंगा हो गया था इसलिए नेता ने उन्हें उठवा लिया। प्लीज आप बस इतना बता दीजिए कि वो नेता या बड़ा आदमी है कहाँ, किस जगह पर? लूकस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवाक्षी ने उसे अच्छा खासा घुमा जो दिया था, पर वो भी कम कहाँ था, आखिर इतना बड़ा आतंकवादी जो है। उसने भी अपना दिमाग लगाया और कहा, आप किसी से कहना मत, पर मैंने सुना है यहाँ के आश्रम में सीएम साहब आए हुए हैं, मैं वहीं पर रसोइया हूँ, उनके लिए खाना बनाने का ऑर्डर मिला है हमारी टीम को। आप चाहो तो मैं आपको उन तक पहुंचा दूंगा, हो सकता है इस सीएम ने आपके पति को किडनैप किया हो। शिवाक्षी हैरान रह गई, इसका मतलब रुद्रम उसके पास में ही है और अब वो उसके पास जा सकती है। उसने अपने मन में कहा, बप्पा मुझे उनसे मिलवा दो, मुझे पता है वो अपने आप में काफ़ी है, पर मेरा दिल को उनके घबराता है, उसका क्या करूं, इसलिए आज यहाँ आई हूँ कि बस उन्हें देख लूं सही सलामत। मैं उनके लिए कोई मुसीबत नहीं बनना चाहती, पर मेरा डर मुझे यहाँ तक ले आया, अब उनके साथ ही वापस जाऊंगी। लूकस शिवाक्षी के चेहरे को देखकर मन ही मन शैतानों की तरह हंस रहा था। वो इस लड़की को जानता तो नहीं था, पर हो सकता है कि ये लड़की उसके किसी काम आ जाए। शिवाक्षी ने अपने आप को शांत किया और बोली, आपका आभार होगा अगर आप मुझे उस सीएम तक पहुंचा दो तो। लूकस, जी जरूर। आश्रम के अंदर रुद्रम चश्मे में से चारों तरफ अपनी बाज जैसी नजरों से देख रहा था। उसके गार्ड्स भी चौंकने होकर खड़े थे। अचानक रुद्रम का दिल तेज तेज रफ्तार से धड़कने लगा। उसे एहसास हो कि शिवाक्षी उसके आसपास है। रुद्रम परेशान हो गया, उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मन में बोला, शांत हो जाओ, इतना कंट्रोल से बाहर होने की जरूरत नहीं है, काम होते ही हमें उसके पास ही जाना है, वो सही सलामत घर पर है, अभी मुझे मेरे मकसद पर फोकस करना है बस। रुद्रम ने गहरी सांस ली और आश्रम के मेंबर्स से बातें करते हुए चारों तरफ देखने लगा। उसकी ये बेचैनी आम नहीं थी, कुछ तो बात जरूर है जो उसे दिखाई नहीं दे रही। काले चश्मे पहने हुए थे। लोकेश किचन में गया और उसने सारे खाने को देखा और बोला, खाना तो वो शायद ही खाएंगे जितना सीएम साहब को मैं जानता हूँ। जॉनी, सर तो अब हम क्या करें, उनके लिए कुछ और बना दे। लोकेश, ऐसा करो शरबत बना दो, वो तो पी ही लेंगे सीएम साहब। इतना कहकर लोकेश वहां से चला गया। उसके जाते ही जॉनी ने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। जल्दी से उन्होंने एक बड़े से पतीले में नाइट मोड 10% शरबत बनाना शुरू किया। जैसे ही वो बन गया, जॉनी ने उसमें कुछ डाल दिया जो उसे लूकस ने दिया था। कुछ देर बाद लूकस भी वहां आ गया। जॉनी ने उसे सब कुछ बता दिया। लूकस ने उनसे कहा, ठीक है, अब जरा सीएम को अपना शरबत तो चखाओ ताकि मैं उस तक आसानी से पहुंच जाऊं। जॉनी ने अपने आदमियों को इशारा किया तो 4-5 आदमी ट्रे पकड़कर हॉल की तरफ बढ़ गए। हॉल में रुद्रम अभी भी इधर उधर देख रहा था। उसे आज अजीब से एहसास हो रहे थे। उसने आज से पहले कई मिशन किए थे, पर आज के एहसास काफी अलग ही लग रहे थे। रुद्रम अपने ख्यालों में गुम था, तभी उसे कुछ आदमी अपनी तरफ आते हुए दिखे। रुद्रम ने अपने आदमियों की तरफ देखा तो वे समझ गए और सावधानी से खड़े हो गए। लूकस के आदमी सबसे पहले रुद्रम के पास गए और उसके आगे ट्रे बढ़ा दी। रुद्रम ने ना में सिर हिला दिया। पिलर के पीछे खड़े लूकस को बहुत गुस्सा आया, पर वो अब कर भी क्या सकता था, ये तेज आदमी तो शरबत ले ही नहीं रहा था। लूकस के आदमियों ने बाकी सबको शरबत पकड़ा दिया और सब ने पी भी लिया। लूकस के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो अपनी गंदी निगाह से सामने राजा की तरह बैठे रुद्रम को देख रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो जंग जीत जाएगा और रुद्रम उसके हाथ लग जाएगा। कुछ देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सबको चक्कर आने लगे। कुछ ही पलों में वहां खड़े सभी लोग बेहोश होकर नीचे गिर पड़े और रुद्रम के सामने बैठे आश्रम के लोग भी बेहोश होकर गिर पड़े। रुद्रम उन सबको देखकर हैरान हो गया। सबकी अचानक क्या हो गया, ऐसे गिर क्यों पड़े? रुद्रम ने आसपास देखा तो उसके गार्ड्स भी बेहोश हो गए थे। रुद्रम चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने आदमियों को आवाज लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। रुद्रम को कुछ साजिश होने का अंदेशा हो रहा था। वो हैरानी से सब कुछ देख रहा था। उसके सभी गार्ड्स बेहोश हो गए थे और यहाँ अब कोई नहीं था।
रुद्रम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और जैसे ही किसी को कॉल करने लगा तभी किसी ने उसे शूट कर दिया। उसके हाथों को छूकर गोली निकल गई पर उसका फोन नीचे गिर गया। रुद्रम दंग रह गया और सामने देखने लगा तो उसे कैप पहने एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में गन पकड़ी हुई थी। रुद्रम उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तभी वो आदमी हंसते हुए बोला, सीएम अपने दिमाग पर इतना भी जोर मत दे, थोड़ा आराम दे, इस दिमाग को कितना यूज करता है तो इसको थोड़ी शांति दे। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी कैप उतार कर फेंक दी। उसका चेहरा देखकर रुद्रम दंग रह गया। ये तो वही खूंखार आतंकवादी लूकस था जिसके पीछे सभी देशों की पुलिस पड़ी है। रुद्रम के कंफ्यूज चेहरे को देखकर लूकस को और हंसी आ गई। वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा और चालाकी से बोला, मुझे मारने चला था, जीना हराम करके रखा हुआ है तूने और उस गुमनाम आदमी ने मेरा। आज तुम दोनों को मारकर मैं अपने आप को इनाम दूंगा। आज तेरा आखिरी दिन है इस दुनिया में। बड़ा अफसोस हो रहा है तेरे लिए क्योंकि तेरी तो नई नवेली दुल्हन घर पर तेरा इंतजार कर रही होगी कि उसका पति आएगा, पर उसे क्या पता कि उसका पति तो आज हमेशा हमेशा के कहीं और ही जाने वाला है। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपने हाथों को झटका और वापस उसी सोफे पर जाकर आराम से किसी बादशाह की तरह बैठकर लूकस को देखने लगा। लूकस उसे निश्चिंत देखकर हैरान हो गया और बोला, तू इतना आराम से क्यों बैठा है? देख, तेरी मौत तेरे सिर पर नाच रही है। डर मुझसे भीख मांग मुझसे, पर मैं तुझे भीख दूंगा नहीं बल्कि मौत दूंगा। रुद्रम अभी भी आराम से सोफे पर बैठकर बिना किसी भाव से उसे घूर रहा था। उसे देखकर लूकस को गुस्सा आने लगा। तभी रुद्रम बेबाक तरीके से और बड़े रौब से बोला, मुझसे लड़ने के लिए तू अकेला ही आया है क्या? देख, तू अकेला आया है तो मैं बता दूं, अगले 5 मिनट में तू ढेर है, और जो अगर अपने कुछ आदमी भी लाया है तो फिर प्रोग्राम आधे घंटे तक चल सकता है। डर मत, मैं अकेला ही लड़ूंगा तुम सबसे। अब क्या करूं? मेरे सारे आदमियों को तो तूने धोखे से बेहोश कर दिया है, तो अब बचा मैं तेरा काल, तेरा अंत, तेरी मौत। तैयार है ना? तो गंदी नाली के कीड़े, तुझे कुचल कुचल कर मारूंगा आज मैं। रुद्रम की बात सुनकर लूकस को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाते हुए उसके करीब आने लगा। तभी रुद्रम उससे भी तेज आवाज में दहाड़ा और उछलकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। लूकस की हालत खराब हो गई। उसने पहली बार किसी की इतनी भयानक दहाड़ सुनी थी। लूकस रुद्रम के डरावने चेहरे को देखकर कांप रहा था। आज उसे पहली बार किसी से इतना डर लग रहा था। रुद्रम ने अपने चश्मे को निकाल कर फेंक दिया। लूकस की आत्मा तक हिल गई रुद्रम की लाल और बवाल मचाती आंखें देखकर। रुद्रम उसके करीब बढ़ने लगा। उसकी आंखें जो एकदम लाल हो चुकी थीं उन्हें देखकर लूकस डर के मारे पीछे खिसकने लगा। रुद्रम पर गुस्सा हावी हो रहा था। अपने दांत पीसते हुए वो बोला, साले, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरी जमीन पर खड़ा होकर मेरे सामने चीख सके। ऐसी ऐसी जगह गोली मारूंगा न कि साला तू चाहकर भी बच नहीं पाएगा, कुत्ते की औलाद। पाउटिंग। रुद्रम का गुस्सा देखकर लूकस पीछे हटने लगा और हड़बड़ाते हुए बोला, सीएम मुझसे दूर रह, देख मेरे हाथ में गन है, इसे तेरे सीने में ठोक दूंगा। तेरा कोई आदमी भी तुझे बचाने नहीं आ सकता। सबके सब बेहोशी में झूल रहे हैं, वहीं रुक जा। रुद्रम ने अपने कोट के बटन खोल दिए और अपनी गर्दन को टेढ़ी मेढ़ी करते हुए शैतानों की तरह हंसने लगा। उसने अपनी दाढ़ी को मसला और खतरनाक तरीके से बोला, मैं अकेला काफी हूं, तो भेजना अपने आदमियों को, जरा मैं भी तो देखूं कितने हैं, कैसी ट्रेनिंग दी है तूने उन्हें। रुद्रम का सर्द चेहरा देखकर लूकस की हवा टाइट हो गई। उसने तेज आवाज लगाकर अपने आदमियों को पुकारा। कुछ ही पलों में रुद्रम के सामने 40 से 50 आदमी खड़े थे। उनके पास कोई हथियार तो नहीं था क्योंकि आश्रम में हथियार एलो ही नहीं था, लेकिन वो सभी आदमी काफी हटे कट्टे लग रहे थे। रुद्रम की नजर अभी भी लूकस के ऊपर जमी हुई थी। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था जिससे लूकस डर रहा था। लूकस ने गुस्से से अपने आदमियों से कहा, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो इसे, एक एक हड्डी तोड़ दो इस सीएम की। इसने मेरे कितने ही आदमियों को मारा है, उनके साथ ना जाने क्या क्या किया है। आज इसे छोड़ना नहीं है। रुद्रम ने अपने कोट को उतार कर फेंक दिया और शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए बड़े जुनून से बोला, तुम सब कुत्तों से तो मैं अकेला ही लड़ूंगा, आओ जल्दी आओ। लूकस, और तेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है? तेरा एक भी आदमी बचा नहीं है, सब नींद ले रहे हैं। जब तक ये जागेंगे तब तक तेरा काम हो जाएगा। रुद्रम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उसे देखकर वहां खड़े सब लोग डरने लगे। रुद्रम की हंसी में सबको अपनी मौत नजर आ रही थी। लूकस ने अपना थूक गटक लिया और बोला, जाओ मारो इसे। 4-5 आदमी एक साथ रुद्रम की तरफ बढ़े और उससे जाकर भीड़ गए। रुद्रम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसे पल में उन तीनों को तोड़ मरोड़ कर जमीन पर गिरा दिया। लूकस उसके मारने की स्किल्स देखकर हैरान था क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इस तरह मार धाड़ नहीं कर सकता। जरूर इसमें कोई खास बात है। इस बार एक साथ 10 आदमी उससे भीड़ गए। पता नहीं रुद्र के हाथों में ऐसा क्या लगा हुआ था कि जिससे वो किसी भी आदमी को हाथ भी लगा था तो उस आदमी के उस जगह से खून निकल रहा था। दर्द के मारे वो आदमी चिल्लाए जा रहे थे। उनकी चीखें काफी दर्दनाक थी। रुद्रम ने 2 आदमियों को पकड़ा और उनके माथे आपस में जोर से भिड़ा दिए। उनके सिर से खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए जहां पहले से कई आदमी गिरे हुए थे।
उन आदमियों को देखकर रुद्रम के सामने खड़े 3 आदमी डर कर पीछे हटने लगे तो रुद्रम ने बिना उनकी तरफ देखे एक की कॉलर पकड़ी और दूसरे को उसकी बेल्ट से पकड़कर दोनों को जोर से अपनी तरफ खींचा। दोनों रुद्रम की लाल आंखों को देखकर कांप रहे थे। रुद्र उन्हें अपनी नफरत से देख रहा था। उसने एक आदमी की गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि उसकी गर्दन फूट गई और खून की धारा फूटकर बाहर निकल गई। वो आदमी उसी वक्त मर गया। रुद्रम का हाथ खून से लाल हो गया था। उसने उस आदमी को नीचे गिरा दिया और खूंखार शेर की तरह दूसरे आदमी की तरफ देखा जो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। कितनी बुरी मौत मारा गया था आज उसे। रुद्रम ने उसके बेल्ट को छोड़ा और शैतानी मुस्कान लिए बोला, क्या हुआ? उसे देखकर डर लग रहा है कि कहीं तुझे ऐसी मौत ना मार दूं। अरे नहीं नहीं, तेरे कुछ नया है, चल देख। इतना कहकर रुद्रम बहुत जोर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पेट में मुक्का मार दिया। एक झटके में उस आदमी की सारी नसें फूट गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो भी जमीन पर गिर गया। रुद्रम के हाथ खून से रंगे हुए थे। उसने गुस्से से बाकी सभी आदमियों को तरफ देखा तो सब एक बार के लिए पीछे हट गए, पर वापस सभी एक साथ रुद्रम के ऊपर टूट पड़े। रुद्रम चारों तरफ से उन आदमियों से घिरा हुआ था। सब लोग उसके ऊपर चढ़ने लगे। ये देखकर लूकस को सुकून मिला। चलो अब ये सब मिलकर रुद्र को दबोच लेंगे। तभी रुद्रम के जोर से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी जिससे लूकस के कान फटने जैसे हो गए। वो कांप उठा और रुद्रम की तरफ देखने लगा। रुद्र ने एक झटके से सारे आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। सभी आदमी जमीन पर पड़े पड़े तड़प रहे थे। किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर तो किसी का। तो रुद्रम ने क्या क्या तोड़ा था कि वो खड़ा होने की कंडीशन में भी नहीं था और कई आदमी तो मौत के मुंह में चले गए थे। सारे आदमियों को ढेर करने के बाद रुद्र ने अपने बालों को झटका। उसके पसीने की बूंदें चारों तरफ हवा में उड़ रही थी। रुद्रम इतना कातिल और हैंडसम लग रहा था कि उसे देखकर कोई भी अपना दिल दिमाग सब कुछ हार बैठे। रुद्रम एकदम खामोश सा खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लूकस अपने सभी आदमियों को जमीन पर ढेर पड़े हुए थे। उन्हें देखकर लूकस को डर लगने लगा। ये सीएम कितना खतरनाक आदमी है कि इसने अकेले 40-50 आदमियों को ढेर कर दिया, वो भी बिना किसी हथियार के। पास जाकर धीरे से बोला, मिस्टर लूकस आप तो गए। लूकस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो हड़बड़ा गया और बोला, देखो ना, हमारा एक भी आदमी नहीं बचा, सबको इसने अकेले ही उन्हें खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे? लूकस, हुकुम का इक्का अभी बाकी है, तो शांत रह। जॉनी हैरानी से उसे देखने लगा। अब लूकस क्या करने वाला था? लूकस ने रुद्रम की तरफ बंदूक तान दी और जोर से बोला, नाइट मोड 9% ACM, सच सच बता तू कौन है, क्योंकि आज इतना तो पता चल गया है कि तू कोई आम आदमी तो नहीं है। बोल, क्या काम है तेरा, क्या पहचान है तेरी, बोल वरना ये 5 गोलियां तेरे सीने में थोक दूंगा। रुद्रम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। रुद्रम ने अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और बड़े रौब से अपने हाथ पोंछने लगा। लूकस को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्रम उसे कब से इग्नोर किए जा रहा था। लूकस ने अपनी गन पॉइंट करते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इग्नोर करेगा? आज तो तेरा सीना छलनी करके रहूंगा। रुद्रम ने अपने रुमाल को जमीन पर पड़े आदमी के मुंह पर फेंक दिया और खतरनाक तरीके से बोला, ओम शांति। रुद्रम एक झटके से लूकस की तरफ मुड़ा और अपने पैंट की जेब हाथ डालकर बड़े स्टाइल से खड़ा होकर उसे देखने लगा। रुद्रम के चेहरे पर गुरूर और रौब साफ साफ दिख रहा था। उसने लूकस के कांपते हाथों को देखा और कटाक्ष में बोला, इतनी एक्टिंग काफी है तुम सबकी, अब उठ जाओ, ज्यादा एक्टिंग के ज्यादा पैसा नहीं दूंगा मैं, समझल। रुद्रम की बात सुनकर जमीन पर पड़े शरबत पीने वाले सभी लोगों के चेहरों मुस्कान तैर गई। लूकस हैरानी से रुद्रम को बात को सुन और समझ रहा था। तभी रुद्रम के सभी आदमी जो बेहोश हो गए थे एक साथ खड़े हो गए और अपने कपड़े झटकने लगे। यहाँ तक कि आश्रम के भी सभी सदस्य खड़े होकर लूकस की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे ही लूकस एक उल्लू है। लूकस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्रम के सभी आदमी एकदम सही सलामत है और उसके सामने खड़े हैं, पर इन्हें तो बेहोशी की दवाई दी गई थी, पर ये होश में कैसे आ गए? रुद्रम लूकस के कंफ्यूज चेहरे को देखकर बड़ी अकड़ में बोला, ए पाटिल, जरा अपने भाव को पानी तो पीला, इन कुत्तों की धुलाई करते करते मेरे जिस्म में पानी की कमी हो गई है। लूकस हैरानी से चारों तरफ देखने लगा क्योंकि आज तो रुद्रम के साथ उसका राइट हैंड, उसका साथी पाटिल आया ही नहीं था। तो रुद्र किसे पुकार रहा था? लूकस इतना सोच ही रहा था कि तब तक लोकेश ने अपने चश्मे को उतार कर फेंक दिया और अपनी नकली दाढ़ी को उतारते हुए बोला, बस 1 मिनट भाव। लूकस की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब जो आश्रम का मैनेजर बनकर उन सब के सामने घूम रहा था वो कोई और नहीं, सीएम का राइट हैंड उसका पाटिल है। लूकस को डर लगने लगा। उसे कोई बहुत बड़ी साजिश का अंदेशा हो गया था। उसने कसकर अपनी बंदूक तान दी और आश्रम के बूढ़े लोगों पर निशाना साधते हुए कहा, ए सीएम, तूने बहुत बड़ा खेल खेला है मेरे साथ, पर तेरी चालाकी इन बुड्ढों पर भारी पड़ेगी। इस उम्र में ये सब गोली खाकर मरेंगे। देख अब एक एक बूढ़े को कैसे मारता हूँ। पाटिल ने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और उसे रुद्रम के हाथों में थमा दी। कोई भी लूकस की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। सब के सब उसे इग्नोर कर रहे थे। रुद्रम ने बोतल का ढक्कन खोल दिया और पानी को अपने चेहरे पर बड़े आकर्षक तरीके से गिराने लगा और बाद में जोरों से अपने सिर को झटकने लगा।
उसने डरावने तरीके से लूकस को घूरते हुए पानी पिया और बॉटल को उसके पैरों के पास फेंकते हुए कुटिल मुस्कान लिए बोला, कौन बूढ़े किसके बुढ़े? मुझे तो यहाँ कोई बुढ़ा दिख नहीं रहा। पाटिल तुझे दिख रहा है क्या? बोल। पाटिल चारों तरफ देखकर बोला, नहीं ना भाव, इधर तो सब अपने जैसे जवान खून के हैं। हाँ पर एक बुढ़ा जरूर दिख रहा है, ये लूकस साला। इतना कहकर पाटिल जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ ही रुद्रम के बाकी सभी आदमी भी हंसने लगे। लूकस को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है ना, तुम सबको रुको, अभी बताता है। लूकस जैसे ही गन पॉइंट करने लगा तभी रुद्रम अपनी खतरनाक लुक से बोला, अब तुम सबकी एक्टिंग का टाइम भी खत्म हुआ। स्माइल विद हॉर्न्स। रुद्रम के कहते ही वहां मौजूद जितने भी बुढ़े दिखने वाले लोग थे उन सब ने अपने नकली दाढ़ी मूंछ को हटा दिया और जो बूढ़ी औरतें थीं उन्होंने अपने चश्मों को उतार कर फेंक दिया और अपने नकली सफेद बालों को भी उतार कर फेंक दिया। सब लोग अपने असली रूप और पहचान के साथ उस नीच आदमी के सामने खड़े थे। लूकस के लिए एक और बड़ा झटका था ये। यहाँ पर कोई बुढ़ा आदमी था ही नहीं, ये सब के सब रुद्रम की टीम के मेंबर्स थे जो मिलकर प्लानिंग किए थे इस लूकस को फंसाने की। लूकस के पसीने छूटने लगे। उसे इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा सोच समझ कर ही यहाँ आना चाहिए था। उसने आज बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी जिसका परिणाम ये खूंखार सीएम उसके सामने उसकी मौत बनकर खड़ा है। लूकस के डर से नीले पड़े चेहरे को देखकर रुद्रम घमंड से मुस्कुरा रहा था और बड़े रौब से सोफे पर जाकर बैठ गया, टांग पर टांग रखकर अपनी कुटिल निगाहों से लूकस को देखते हुए कटाक्ष में बोला, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, ये कोई आश्रम नहीं है, ये मेरा रचा एक जाल है। ये कोई आश्रम के बूढ़े सदस्य नहीं है, ये मेरी टीम के वेल ट्रेन मेंबर्स हैं। यहाँ सब कुछ मेरा है और जो जो तेरा था देख, उन्हें वो जमीन पर रेंग रहे हैं और एक तू है जिसे बस अभी निपटा ही दूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स। लूकस जोर से बोला, तूने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला, तेरी इतनी हिम्मत। तू नहीं जानता मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। तू इस देश के लिए जीता है ना, इस देश का एक एक इंसान तेरे लिए कीमती है ना, उनके लिए तो कुछ भी कर सकता है ना। तो अब तेरी इतनी बड़ी जीत पर, तेरे बिछाए इतने भयानक जाल पर मेरी एक भोली सी सीधी सादी लड़की ही भारी पड़ेगी और तू घुटने टेकेगा। लूकस की बात सुनकर जॉनी भी हैरान रह गया। अब लूकस क्या करने वाला है, क्योंकि अब तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा है। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस एक टक लूकस को देखे जा रहा था। तभी लूकस जोर से और घमंड से बोला, लेकर आओ उस लड़की को, मेरे हुक्म के इक्के को। इतना कहते ही रुद्रम के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर रुद्रम के भौहें आपस में तन गई। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है किसी लड़की के साथ। रुद्रम ने झटके से उस आवाज की दिशा में देखा तो उसके होश उड़ गए। एक आदमी लड़की की बाजू को पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसे खींचकर लूकस के पास ला रहा था। रुद्रम और उसकी पूरी टीम के होश उड़ गए। सब लोग दंग खड़े उस लड़की को देखते रहे। रुद्रम बुरी तरह से चौंक गया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उस आदमी ने लड़की को लूकस के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और उसकी बाजू को पकड़े रखा। वो लड़की बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और गुस्से से बोली, छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें नहीं पता मेरा पति कौन है, उन्हें पता चला ना तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। छोड़ो नीच इंसान। उस लड़की को देखकर रुद्रम जोर से चिल्ला कर बोला, शिवाक्षी। पाउटिंग रुद्रम की आवाज सुनकर शिवाक्षी के होश उड़ गए। उसने झट से अपने सामने देखा तो दंग रह गई। उसका पति, उसका रुद्रम उसके सामने खड़ा उसे ही देख रहा था। शिवाक्षी की आंखों में पानी आ गया और वो भावुक होकर बोली, सीएम साहब। लूकस उन दोनों की आंखों को देखने लगा, कैसे दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए तड़प और बेचैनी दिख रही थी। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आने लगी। तभी शिवाक्षी बोली, सीएम साहब आप ठीक तो है ना? मैं आपको सुबह से ढूंढ रही हूँ, आपको पता है मेरी क्या हालत हो गई थी आपके बिना। कुछ बोलिए ना, ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहे हो? आई मिस यू सो मच। शिवाक्षी की बात सुनकर लूकस के चेहरे पर भद्दी सी मुस्कान आ गई और वो बोला, लड़की तू अपने पति को ढूंढ रही थी न? देख मुझे लगता है इसी सीएम ने तेरे पति को किडनैप किया होगा, पूछो इससे कि कहाँ है तुम्हारा पति। शिवाक्षी को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला कर बोली, चुप रहो तुम बदतमीज, औरतों से बात करने की तो तुम्हें तमीज नहीं है, और चले मेरा पति ढूंढने, सीएम ही मेरा पति है समझे। लूकस हैरान रह गया और रुद्रम के गुस्से में जल रहे चेहरे को देखने लगा जो अपनी खा जाने वाली नजरों से शिवाक्षी को देख रहा था। लूकस कभी शिवाक्षी को देखता तो कभी रुद्रम को देखता। पाटिल के माथे पर पसीना आने लगा था। उन लोगों की जीत हो चुकी थी पर लास्ट मोमेंट पर उन सब की कमजोरी इस लूकस के हाथ लग गई थी। रुद्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था और उतनी ही बेचैनी भी हो रही थी कि इस लड़की के साथ कुछ हो गया तो रुद्रम क्या करेगा, कैसे जिएगा। लूकस उनका चेहरा देखकर सब कुछ समझ गया और जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग उसकी हंसी को देखकर हैरान हो गए थे। लूकस रुका और बोला, अरे वाह, मैंने तो सोचा था एक मामूली लड़की से तुझे ब्लैकमेल करूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा, पर मेरी किस्मत देख, मेरे हाथ में तो सीधा सीएम की गर्दन लगी है। अरे जॉनी, हम हारी हुई बाजी जीत गए हैं। सीएम साहब की बीवी जो हमारी पकड़ में है,
अब आएगा मजा, अब सीएम मेरे सामने घुटने टेक कर इस लड़की की भीख मांगेगा। रुद्रम को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज जीती हुई बाजी उसके हाथ से निकलती हुई दिख रही थी, सिर्फ और सिर्फ शिवाक्षी की वजह से। अगर वो यहाँ नहीं होती तो वो अब तक तो लूकस को मार चुका होता, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कुछ लूकस के हाथों में है, यहाँ तक कि रुद्रम की जान भी लूकस के पास है। आज रुद्रम को शिवाक्षी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर आज वो रुद्रम के हाथ आती है ना, तो फिर रुद्रम उसे छोड़ेगा नहीं। अपना आपा खोकर उसके साथ न जाने क्या क्या कर देगा। शिवाक्षी को भी अब डर लगने लगा था, शायद उससे कोई गलती हो गई थी, तभी तो रुद्रम उसे इतने गुस्से से देख रहा है। शिवाक्षी को अब रुद्रम से डर लग रहा था। उसकी लाल आंखें एक टक कब से शिवी को घूर रही थी। शिवी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रुद्रम बेहद जोर से और गुस्से में चीख कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? क्यों आई तुम यहाँ और कैसे आई? बेवकूफ लड़की, क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सटक गया है क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमसे बात कर रहा हूँ? रुद्रम के बेहिसाब गुस्से को देखकर शिवाक्षी सहम गई और कांपने लगी। लूकस को तो बहुत मजा आ रहा था, उसका प्लान काम जो कर रहा था। शिवाक्षी हड़बड़ा कर बोली, वो मैं आपके लिए। शिवी इतना ही बोली थी कि रुद्रम चीखते हुए बोला,